ईरान के अंदर क्या इजराइल के समर्थक मौजूद हैं? तो किसका साथ देना भारत के लिए ज्यादा जरूरी है? So why is it that global politics trusts Israel और ईरान को हमेशा हर कोई सस्पेक्ट करता है? तो एक तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल हमारी संप्रभुता के आड़े आ रहे हैं, और एक तरफ इजराइल है जो कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है और उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है? इस क्लास में आज हमारे टीचर हैं प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन। स्टेटमेंट आया इजराइल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा मानना है और हमारे देश का मानना है कि इजराइल तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक कोई भी मुस्लिम देश हमारे आसपास न्यूक्लियर बम बना ले। हम नहीं अलाउ करेंगे कि कोई भी न्यूक्लियर बम बनाए। इसमें जरूरत क्यों महसूस हुई ईरान को कि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए? इंटरनली बड़े डिस्कशंस होते थे और पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई एक इस्लामिक बॉम्ब की। जितने भी बॉम्ब्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वो क्रिश्चियन बॉम्ब्स हैं या फिर कम्युनिस्ट बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब नहीं। और यही बात पाकिस्तान में भी होती थी। उनको ये लगा कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेने से भी मदद मिलेगी इस चीज को हासिल करने में कि ईरान को पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों का लीडर समझा जाए। जितना भी एविडेंस मैंने देखा है अब तक, लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहा है। यहूदी बनाम मुसलमान टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करती थी या ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नतीजे के तौर पे सामने है? अमेरिका की एक पॉलिसी थी जिसको कहा जाता था टू पुलिसमैन ऑफ द मिडिल ईस्ट, कि अगर अमेरिका को इस पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, पुलिस की मैन की तरह कौन काम करेगा, कांस्टेबल्स की तरह कौन काम करेगा, एक सऊदी अरेबिया करेगा और एक ईरान करेगा। इस्लामिक रेवोल्यूशन होते ही आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा कि दुनिया में जितनी भी बुराई हो रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ग्रेट सेटन अमेरिका और लिटिल सेटन है इजराइल। क्या एक पैमाना ये है कि उन मुल्कों को इररिस्पॉन्सिबल ज्यादा माना गया है जहां पर सेना का बहुत ज्यादा दखल है, या रिलीजियस लीडर पावरफुल पोजीशंस में हो? जो अमेरिका को बुरा लगे, जो यूरोप को बुरा लगे, वो इररिस्पॉन्सिबल है। किसी भी वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ता है, क्या ये कहा जा सकता है कि तब ईरान भी अकेला नहीं रहेगा क्योंकि उसकी रशिया और चाइना से बहुत अच्छे रिश्ते हैं? भारत की विदेश नीति के लिए ये एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल होगा। तो एक तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल हमारी संप्रभुता के आड़े आ रहे हैं, और एक तरफ इजराइल है जो कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है और उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से मिसाइल की स्ट्राइक्स हो रही हैं एक दूसरे के शहरों पर, और अब तक की जानकारी के मुताबिक ईरान में 224 और इजराइल में 24 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है। तो ये लड़ाई हो क्यों रही है? दोनों देशों के मिलिट्री गोल्स क्या हैं? मकसद क्या है इस लड़ाई के? इतिहास और भूगोल में इस तनाव के रेशे किस तरह दिखते रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है और इसमें अमेरिका, रूस या चीन के कूदने की आशंका भी बनी हुई है। और भारत के लिए इस लड़ाई का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों ही देशों से रहे हैं। तो मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम सब कुछ समझने की कोशिश आने वाले कुछ घंटों में करेंगे। पहले आज के मास्टर साहब की क्लास होगी और फिर होंगे हमारे सवाल। और इस क्लास में आज हमारे टीचर हैं प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन, जो बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। आप मास्टर क्लास में उनको पहले देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। आज की मास्टर क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मुद्दे पैदा होते हैं इजराइल और ईरान के इस करंट कन्फ्लिक्ट से, उन सबको हम एड्रेस करें। मैं चाहता हूं कि शुरू में कुछ वक्त तक मैं आपको थोड़ा सा भूगोल और थोड़ा सा इतिहास समझा दूं, खासकर 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, जिसके बाद ईरान की सत्ता पूरी बदल गई थी, जिसके बाद अमेरिका का जो अप्रोच था पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान को किस तरह देखना है, इजराइल को किस तरह देखना है, आसपास के खाड़ी के जो अरब देश थे वो किस तरह ईरान को देखते थे, ये सब बदल गया था 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। तो हम उन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस कहानी में जो दो सबसे मेन प्लेयर्स हैं, जो सबसे मेन एक्टर्स हैं, ईरान और इजराइल, उनके थोड़ा बहुत उनके इतिहास, थोड़ा बहुत उनका भूगोल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान को एक हिस्टोरिकल, एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहा जाता है। ईरान की जो राज्य का जो सरकार है, ईरान के जो लोग हैं, वो इस बात पे बहुत प्राइड लेते हैं, इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो शायद दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूसली हिस्टोरिकली इनहेबिटेड जगहों में से हैं। उनका ये कहना है कि हमारा इतिहास 4000-5000 साल पहले जाता है, हम रोमन से भी पुराने हैं, हम ग्रीक से भी पुराने हैं। इसका
ये बात उठाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि अगर आपको ईरान की पॉलिटिक्स समझनी है, खासकर अमेरिका की तरफ, खासकर अरब देशों की तरफ, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह अपने आप को देखते हैं। ईरान को लगता है कि अगर दुनिया में कोई एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन समझा सकता है तो वो ईरान है। ईरान पहले एक पर्शियन एम्पायर की तरह जाना जाता था, अब हम उसको ईरान कहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया 1979 के बाद, लेकिन ईरान के लोगों की जो आइडेंटिटी है वो पर्शियन आइडेंटिटी है या फ़ारसी आइडेंटिटी है। वहाँ की जो भाषा है वो फ़ारसी भाषा है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 9 करोड़, ये ओवरवेलमिंगली शिया मुस्लिम्स की है। अब शिया इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट हैं, बट हम उसमें अभी नहीं जाते। शिया मुस्लिम्स के साथ साथ ईरान में काफ़ी अल्पसंख्यक भी रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद आती है कुर्द की। कुर्द एक ऐसी कम्युनिटी है जो कई बार लड़ चुके हैं अपने देश के लिए, लेकिन ईरान के अंदर ही उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है। वो इराक में भी है, वो तुर्की में भी है, वो सीरिया में भी है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा देश है मिडल ईस्ट में जहाँ कुर्द के पास कोई ताकत नहीं है कोई भी प्रोटेस्ट करने की, तो वो ईरान है। कुर्द के साथ साथ यहाँ और भी अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ होती हैं। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन ईरान का जो सिविलाइजेशनल कैपिटल है, रिलीजियस कैपिटल है, वो है कोम, QOM, कोम। आज भी ईरान के जितने भी लीडर्स हैं, खासकर जो सुप्रीम लीडर और उनके साथ रूल करने में, शासन करने में जो मदद करते हैं, एडवाइजरी काउंसिल, गाइडेंस काउंसिल, इनमें जितने भी आयतुल्ला हैं वो सब कोम के ही सेमिनरीज, कोम के ही मदरसों से पढ़ के निकलते हैं। कोम शिया इस्लाम और शिया इस्लाम के अंदर 12 शिया इस्लाम के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स में से आता है। ईरान के पास जितने रिसोर्सेज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है तेल और गैस, जो कि खाड़ी में आता है। अब खाड़ी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको किस नाम से बुलाएंगे। ईरान कहता है कि ये हमारी खाड़ी है, तो इसलिए अंग्रेज़ी में पर्शियन गल्फ या फिर ईरान की खाड़ी। लेकिन जो अरब देश हैं जो ईरान के साथ compete करते हैं, ईरान के साथ जिनकी जेलसी है, ईरान के साथ जिनकी राइवलरी है, वो कहते हैं कि इसको पर्शियन गल्फ क्यों कहा जाए। ईरान सिर्फ एक देश है, कई सारे अरब देश साथ में आते तो उसको हम अरेबियन गल्फ कहेंगे। और पूरी दुनिया में जो भी एक साइड नहीं लेना चाहते, ना तो ईरान की साइड लेना चाहते, ना अरब कंट्रीज़ की साइड लेना चाहते हैं, वो इसको सिंपली द गल्फ कह देते हैं कि सिर्फ ये खाड़ी है। ना तो हम इसे ईरान की खाड़ी कहेंगे, ना हम इसे अरब की खाड़ी कहेंगे। ये जो पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, इसके ब्रैकेट में आपने देखा अरेबियन गल्फ। आप जो नाम लेते हैं उससे ये पता चलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप किस कंट्री के क्लेम का, किस कंट्री की पॉलिटिक्स का सपोर्ट करते हैं। अगर आप अनजाने में पर्शियन गल्फ कहते हैं, हो सकता है कि कोई अरब देश बुरा मान जाए। अगर आप अनजाने में अरेबियन गल्फ कहते हैं तो ईरान डेफिनेटली बुरा मान जाएगा। तो इंडिया भी कई बार ये करता है कि सिर्फ गल्फ कहता है या फिर हिंदी में खाड़ी कह देते हैं। ईरान एक ऐसा देश है जिसमें ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं। ईरान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे खेती बहुत कम होती है, लेकिन जहाँ जहाँ भी खेती होती है वहाँ गेहूँ, वहाँ कपास काफ़ी पैदा किया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से हमने देखा कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हम क्यों कह रहे हैं? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम आगे देखेंगे कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने अलग, यूनाइटेड नेशंस ने अलग, उसके बावजूद ईरान कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी मिलिट्री को और अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रांग रख पाया, वो इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, जो कि इराक से बहुत अलग है। इराक के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे तो इराक बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे तो ईरान ने अभी तक भी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है ईरान की जहां उसे लगे कि बिना किसी समझौते के हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो जाएगी। ईरान के पास जितना भी ऑयल है वो ज़्यादातर इस जगह निकलता है। ये जो खाड़ी है, चाहे आप इसे पर्शियन गल्फ कहें, चाहे आप इसे अरेबियन गल्फ कहें, इस खाड़ी में दुनिया के 44% ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है। और ये सारा ऑयल जो यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, इस जगह पे बहुत कम पाइपलाइंस हैं, तो वो सारा ऑयल और गैस इस खाड़ी से होते हुए दुनिया के बाकी सारे मुल्कों में शिप्स के थ्रू जाता है, जहाज़ों के थ्रू जाता है, और वो यहाँ से गुजरता है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ईरान ने बहुत बार धमकी दी है और हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में, 4 साल में, 5 साल में, ईरान ने कई बार ऐसा किया है कि अपनी नेवी यूज़ करके, जिनके बेसेस यहाँ पर हैं,
यहाँ से गुजरने वाले जितने भी ऑयल के शिप्स हैं, गैस के शिप्स हैं, उनको रोकने की कोशिश करी है। उसका उद्देश्य ये रहा है कि जैसे ही यहाँ से ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट रुकेगा, पूरी दुनिया में ऑयल और गैस के दाम बढ़ेंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे प्रेशर पड़ेगा और इसको एक्सप्लॉइट करके ईरान अपनी मर्जी मनवा सकता है बाकी देशों से। ये 1972 में भी हो चुका है, ये 1980 के दशक में भी हो चुका है, ये 1990 में भी हो चुका है और अभी कुछ साल पहले भी हुआ है। और अभी आशंका ये बढ़ रही है कि जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच ये कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, शायद ईरान दोबारा से ये करेगा। अगर हम ईरान की हिस्ट्री में जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि ईरान में बहुत सारी डायनेस्टीज़ रही हैं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले पहलवी डायनेस्टी थी, जिनके जो राजा थे उनको शाह कहा जाता है, शाह रेज़ा शाह पहलवी। रेज़ा शाह पहलवी से पहले ईरान में कुछ वक्त तक कोशिश हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पार्लियामेंट बने और प्रेसिडेंट के पास पावर हो। राजा रहेंगे, शाह रहेंगे, लेकिन शाह के हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं होगी। जैसे ब्रिटेन में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो ईरान भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ईरान में एक बहुत अच्छे एक लीडर हुए थे जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, मोहम्मद मोसाद्देक। मोहम्मद मोसाद्देक को समझ में आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि अगर अर्थव्यवस्था को मॉडर्न बनाना है, अगर अर्थव्यवस्था को इतना स्ट्रांग बनाना है कि देश के हित में काम किया जा सके, तो ज़रूरी है कि ईरान में जितना भी ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ़ायदा देश के अंदर रहे, विदेशी कंपनियां ना लेके जाएं। उस वक्त जितना भी ईरान में ऑयल और गैस प्रोड्यूस होता था उसका फ़ायदा ज़्यादातर ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियां ले जाती थी। उसमें कुछ परसेंटेज कंट्रोल अमेरिका की कंपनियों का भी था। सो मोहम्मद मोसाद्देक ने क्या किया? मोहम्मद मोसाद्देक ने ऑयल और गैस की प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया, जिससे हुआ ये कि उनका सारा प्रॉफिट ईरान के अंदर रहने लगा। इस स्टेप की, इस कदम की बहुत आलोचना हुई और इनडायरेक्टली अब हम जानते हैं, उस वक्त मना किया था ब्रिटेन और फ्रांस ने कि हमारी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अब हम जानते हैं कि CIA का यूज़ करके, ब्रिटेन का इंटेलिजेंस एजेंसी का यूज़ करके, फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी का यूज़ करके मिलिट्री इंटरवेंशन की धमकी देकर ईरान में तख्ता पलट करवाया गया था और मोहम्मद मोसाद्देक को न सिर्फ सत्ता से हटाया गया बल्कि उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आया वो कुछ वक्त तक बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन उसके बाद रेज़ा शाह पहलवी के हाथ में सारी ताकत गई। रेज़ा शाह पहलवी ने दो चीज़ें करी। विदेश नीति के पर अगर हम ध्यान दें तो रेज़ा शाह पहलवी ने ये डिसाइड किया, उन्होंने तय किया कि ईरान की भलाई इसमें है कि वो अमेरिका और पाश्चात्य ताकतों के साथ जुड़े रहें। तो रेज़ा शाह पहलवी ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए और डोमेस्टिकली रेज़ा शाह पहलवी ने ये किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी ताकतवर ना हो पाए कि वो उनके शासन को टक्कर दे सके। उस वक्त 1950 के दशक में, 1960 के दशक में जो सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ईरान की। ये अपने आप में एक अंतर्द्वंद है, क्योंकि ईरान में ज़्यादातर पॉलिटिशियन, बल्कि एक है कि ईरान के सारे पॉलिटिशियन मुस्लिम्स हैं और शिया मुस्लिम, तो शिया इस्लाम और कम्युनिज्म का जो मेल है ये कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है और उस वक्त सीरिया एक ऐसा देश था और इराक एक ऐसा देश था जहां बहुत सारे सेक्युलर मुस्लिम्स हुआ करते थे और उनको फंडिंग भी आती थी सोवियत संघ की तरफ से, और सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में कम्युनिस्ट पार्टीज़ वहाँ बहुत स्ट्रांग हुई। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी दबे कुचले लोगों की और वर्कर्स की बात करते थे, तो कई इंडस्ट्रीज़ में और कई व्यापार में काम करने वाले लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो जो रेज़ा शाह पहलवी थे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल खुफिया पुलिस बनाई जिसको हम सवाक के नाम से जानते हैं। सवाक का इस्तेमाल विदेश में तो जासूसी करने के लिए किया जाता ही था, बट विदेशों से ज़्यादा सवाक का इस्तेमाल शाह ने देश के अंदर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन वाले थे उन पे नज़र रखने के लिए किया। जितने भी ऐसे लोग थे जिन पे संदेह तक होता था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो शाह की ताकत के खिलाफ खड़े हों, उन सबको जेल में डाला गया। वो जेल आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी अगर कोई आयतुल्लाह के खिलाफ कोई बात करता है तो उसी जेल में भेजा जाता है, जिसके बहुत बदनामी होती है तेहरान की एविन प्रिजन में। अगर हम इजराइल की बात करें, इसके आगे भी थोड़ा सा इतिहास है लेकिन हम उस पर आएंगे जब हम इजराइल और ईरान के बीच के संबंधों की बात करेंगे और जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के वक्त में न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे समझा जा सकता है। हाल फिलहाल हम ये जान सकते हैं कि 1979 में शाह की विदाई हुई। 1979 में शाह के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि बहुत सारे जो लोग थे वो
एक ऑपोजिशन पार्टी की तरफ झुकने लगे। ये ऑपोजिशन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी जिसका खात्मा कर चुके थे शाह तब तक। ये ऑपोजिशन थी शिया रिलीजियस लीडर्स की। वो इकलौते ऐसे गुट बचा था जिनके पास अभी भी ताकत थी, और लोग इतने कंजर्वेटिव थे कि शाह चाहते हुए भी अयातुल्ला या फिर शिया लीडर्स के अगेंस्ट, जिनको हम अंग्रेजी में क्लेरिक भी कहते हैं, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाए, क्योंकि उनको डर लगता था कि बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। जो मेन अयातुल्ला थे, जो उस वक्त फ्रांस में रह रहे थे, जिनका नाम था अयातुल्ला खोमेनी, वो अपने स्पीच को रिकॉर्ड किया करते थे। उनके कैसेट्स को स्मगल करके ईरान के अंदर लाया जाता था, और ईरान की मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद उनको लाउड स्पीकर पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। और ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ गुस्से को इस्तेमाल किया, और 1979 में एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन कराया, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पुलिस के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया शिया लीडर्स ने। कहने मैं हाईजैक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था सवाक को इस्तेमाल करके, जब रज़ा शाह पहलवी अपने ही लोगों को मार रहे थे, तो वो शिया क्लेरिक नहीं मर रहे थे, वो स्टूडेंट्स मर रहे थे। जब ये समझ में आने लगा रज़ा शाह पहलवी को कि उनका फ्यूचर ख़तरे में है, और जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो देश छोड़ के जाने वाले हैं अमेरिका एक अपने मेडिकल चिकित्सा के बहाने से, तब अयातुल्ला खोमेनी ईरान आए, तेहरान आए, और तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ स्टूडेंट्स थे उनको हटाया, स्टूडेंट लीडर को हटाया, और अपने ही लोगों को आगे किया और कहा कि ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन नहीं है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है। इसके आगे का इतिहास हम थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। अगर हम अब इजराइल की तरफ जाएं, जो कि इस कहानी का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इजराइल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं एक मास्टर क्लास में। इजराइल एक ऐसा देश है जो यहूदियों का देश है। इजराइल को कई बार आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश कहा जाता है, क्योंकि यहूदियों की जो प्रेजेंस है यहाँ, भले ही वो 2500 साल पहले तक देखी जा सकती है, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी आते आते चंद हजार यहूदी बचे थे, वो भी जेरूसलम में, जो वेस्ट बैंक के पास यहाँ पर है। तो एंटी सेमिटिज्म एक चीज़ होती है जिसका आजकल मतलब ये निकलता है कि अगर आप यहूदियों के खिलाफ हैं, अगर आप यहूदियों का भला नहीं चाहते, अगर आप यहूदियों का बुरा चाहते हैं, तो आपको एंटी सेमिटिक कहा जाएगा। एंटी सेमाइट या एंटी सेमिटिक का टेक्निकल मीनिंग तो कुछ और होता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि जो भी इंसान सेमिटिक भाषा बोलता है, जिसमें अरबी भी आती है, अगर आप उस भाषा बोलने वाले लोगों के खिलाफ हैं तो आप एंटी सेमाइट हैं। लेकिन पॉलिटिकल जैसा माहौल हो गया है पिछले 2-3 दशकों में, अगर अब आप अरब्स के खिलाफ है तो आपको एंटी सेमिटिक नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर आप यहूदियों के खिलाफ है तो आपको एंटी सेमिटिक कहा जाएगा। एंटी सेमिटिज्म एक ऐसी चीज़ है, खासकर यहूदियों के खिलाफ इतना ज़्यादा उनकी इतनी प्रताड़ना हुई है इतिहास में, खासकर यूरोप में पिछले 200-250 सालों में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई यहूदियों ने 19वीं शताब्दी में, जिसको वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया 19वीं शताब्दी में। 1890 के दशक में उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको हम आलिया कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। आलिया यानी मूवमेंट, इमिग्रेशन। इसके तहत उन्होंने इस पूरे एरिया में, जो कि उस टाइम ऑटोमन एम्पायर का एक प्रोविंस हुआ करता था, जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ज़मीन खरीदनी शुरू करी। इस ज़मीन में बसाने के लिए उन्होंने यहूदियों को पूरी दुनिया से प्रेरणा दी कि चलिए उसी जगह वापस चलते हैं जहाँ कभी हमारा साम्राज्य हुआ करता, जिसको 70 AD 72 AD के आसपास रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम वहीं जाके दोबारा अपना राज्य बनाएंगे। इसके पीछे एक धार्मिक मोटिवेशन भी था, क्योंकि यहूदी जहाँ भी हो दुनिया में वो जेरूसलम की तरफ रुख करके ही अपनी प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे इस पूरे एरिया में जहां ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम होने लगी और यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इस पूरे प्रकरण को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे वहाँ पे दंगे हुए मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच। ब्रिटेन ने ये पूरा एरिया जीता प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने बहुत सारे कारणों से एक वादा कर दिया वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि जब ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में आएगा तो हम यहूदियों को उनका अपना देश दे देंगे। बाद में उन्होंने पीछे हटने की कोशिश करी, लेकिन तब तक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था पूरा मसला कि वो ज़्यादा पीछे नहीं हट पाए। हम 3 दशक अगर आगे बढ़े तो 1948 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि इस पूरे एरिया में जहाँ ब्रिटेन का कंट्रोल था, वहाँ पे पैलेस्टीनियन एक इंडिपेंडेंट देश बनने की डिमांड आ गई और यहूदियों के एक देश इजराइल बनने की डिमांड आ गई। लेकिन जब ये डिमांड आई, उस वक्त पैलेस्टीनियंस का, फिलिस्तीनियों की अपनी कोई लीडरशिप नहीं थी। उनको डिपेंड होना पड़ा सीरिया के ऊपर, इराक के ऊपर, मिस्र के ऊपर, कि ये लोग हमारी बात रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे।
1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के बाद जो पहला मुद्दा उनको दिया गया था सॉल्व करने के लिए, वो यही मुद्दा था। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पहले मुद्दे पे ही संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक एक फेलियर है, इस मुद्दे को वो सॉल्व नहीं कर पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सुझाव दिया कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पूरे हिस्से को 2 देशों में बांट दीजिए, यहूदी अपना देश ले ले और मुस्लिम्स अपना देश ले ले। एक देश बन जाए इजराइल, एक देश बन जाए फिलिस्तीन। इजरायली तो बहुत खुश हुए, यहूदी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा हमें फाइनली 2000 साल बाद अपना देश मिल रहा है, 1900 साल बाद अपना देश मिल रहा है, हम खुश हैं। लेकिन सीरिया, इराक, मिस्र, इन्होंने फिलिस्तीनियों को बोला आप चिंता मत करिए, हम ये जो सजेशन है इसको हम रिजेक्ट करें, हम हमला करेंगे, सारे यहूदियों को यहाँ से हटाएंगे और ये पूरा देश एक मुस्लिम इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा जिसका नाम होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीनी भी मान गए, उनको लगा कि देश के बंटवारे से अच्छा है कि पूरा देश हमें मिल जाए। इसमें बहुत सारे तरह के पॉलिटिकल स्टैंड्स थे, बहुत सारे तरह की बातें थी। बहुत सारे फिलिस्तीनी चाहते थे कि सिर्फ फिलिस्तीनी रहें, बहुत सारे फिलिस्तीनी ये भी कहते थे कि यहूदी यहाँ रहें लेकिन वो फिलिस्तीन के सिटीजन बन के रहें, हम इजराइल के सिटीजन नहीं बनेंगे, वो हमारे सिटीजन बने, हम गारंटी देंगे उनको सिक्योरिटी की। हुआ ये कि 1948 आया, जून का महीना आया, बंटवारा हुआ और इजराइल बन गया, लेकिन फिलिस्तीन नहीं बना और 3 देशों ने मिलकर हमला किया। उस हमले में इजराइल ने बाकी देशों को हराया और जितना हिस्सा उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया था अपना देश बनाने के लिए, उससे ज़्यादा हिस्सा उन्होंने कब्जाया। उसके बाद 1967 में अरब देशों ने फिर से यही किया, उन्होंने हमला किया, फिलिस्तीनियों को बोला हम आपको आपकी आज़ादी दिलाएंगे, आपका देश दिलाएंगे, इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर से वो सब हारे और इजराइल ने और बड़ा हिस्सा कब्जा किया। 1973 में भी यही हुआ। 1967 किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि 1967 से अगर हम वेस्ट बैंक और गाज़ा देखें, ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये 1967 की बाउंड्री है। 1967 के जून तक, लड़ाई होने से पहले तक, इजराइल का वेस्ट बैंक और गाज़ा में कोई प्रेजेंस नहीं थी। और फिलिस्तीनी आज भी कहते हैं कि अगर हमें हमारा देश चाहिए तो हमें 1967 की बाउंड्रीज में चाहिए। अगर हम मानेंगे कि 2 स्टेट होने चाहिए तो ये जो पूरा वेस्ट बैंक है और जो गाज़ा है, ये पूरा का पूरा हमें चाहिए, इसके अंदर हमें यहूदियों की प्रेजेंस नहीं चाहिए। अगर कोई यहूदी वॉलंटरीली यहाँ रहना चाहता है फिलिस्तीन का सिटीजन बन के, तो फिर हमें मंजूर है, लेकिन इजरायली स्टेट का, राज्य का यहाँ कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसको हम 1967 बॉर्डर्स कहते हैं या फिर ग्रीन लाइन, क्योंकि जब पहली बार बंटवारा हुआ था उस वक्त तो मैप में इन डॉट्स को एक हरे पेन से बनाया गया था, ग्रीन लाइन। तो इसी को कई बार आप ये सुनेंगे कि फिलिस्तीनियों को अपना देश चाहिए ग्रीन लाइन बॉर्डर्स में। ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है। आज के वक्त में इजराइल ये कहता है कि उसकी राजधानी जेरूसलम है, लेकिन अमेरिका और कुछ और देशों को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया कहती है कि जेरूसलम को हम इजराइल की राजधानी नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर फिलिस्तीन का इंडिपेंडेंस आए तो फिलिस्तीनी भी शायद जेरूसलम का आधा हिस्सा अपनी राजधानी की तरह मानेंगे। सो राजधानी भले ही इजराइल कहता है कि जेरूसलम है, लेकिन इजराइल में जितने भी विदेशों के बाकी देशों की एम्बेसीज हैं वो सब तेल अवीव में हैं। जो इसमें सबसे बड़ा फर्क आया था वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले काल में आया था, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि तेल अवीव से हटा के अमेरिकी एम्बेसी जेरूसलम में कर दी जाएगी। इसकी भी जो इंपॉर्टेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इजराइल में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इजराइल में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, इजराइल में प्राइम मिनिस्टर के पास ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है। इजराइल में प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इजराइल के जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होते हैं उस तरह के हैं, वो एक सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट हैं। असली पावर पार्लियामेंट के हाथ में है, सारे कानून पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट के अंदर जिस भी पार्टी या जिस भी दल का, जिस भी गुट का बहुमत होता है, उसका लीडर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बिल्कुल इंडिया की तरह। सो इजराइल के अभी राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि वो अब तक के सबसे लंबे काल तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम इसकी तुलना करें ईरान के साथ, सो ईरान को हम एक अंग्रेजी में शब्द आता है थियोक्रेसी नाम से जानते हैं। एक ऐसा राज्य जिसमें सत्ता की जो बागडोर है वो रिलीजियस लीडर्स के हाथ में होती है, थियोक्रेसी। दुनिया में 2 ही देश हैं जो थियोक्रेटिक है, एक ईरान है और एक वेटिकन सिटी है, जिसमें वेटिकन सिटी के हेड ऑफ स्टेट कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के लीडर पोप हैं। इन 2 देशों के बीच जो लड़ाई है वो शुरू होती है 1979 से। 1979 से पहले
अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, अमेरिका का अप्रोच ये था पूरे मिडिल ईस्ट में। अब हम बार बार अमेरिका की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इस पूरे एरिया में अगर कोई एक देश है जिसने लगातार अपना इंटरफेरेंस बनाया हुआ है, लगातार अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है और लगातार ये कोशिश करी है कि वो कंट्रोल करे यहाँ के सारे डेवलपमेंट्स को, तो वो अमेरिका है। क्यों? क्योंकि आज भले ही 44% ऑयल एंड गैस निकलता है, 4 दशक पहले ये आंकड़ा 65% के पास था, उससे पहले ये आंकड़ा 75% है। 1950 की तरफ हम जाएं तो दुनिया का तकरीबन 80% ऑयल और गैस यहाँ से निकलता था और इसलिए अमेरिका इस पूरे एरिया को कंट्रोल करना चाहता था। 1979 से पहले, जैसे मैं कह रहा था कि शाह ईरान के साथ थे, सो अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि मिडिल ईस्ट में अगर मुझे अपना दबदबा बनाए रखना है, अमेरिका को अपना दबदबा बनाए रखना है, अमेरिका 2 देशों की मदद लेता था, एक सऊदी अरेबिया और एक ईरान। भले ही आज ये राइवल्स हैं, भले ही अपने आप को सुन्नी मुस्लिम देशों का लीडर मानता है, ईरान अपने आप को शिया देशों का और शिया लोगों का लीडर मानता है, दोनों का आपस में द्वंद्व है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का असली लीडर कौन है, सऊदी अरेबिया या ईरान। हम इस बात पे दोबारा आएंगे। ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है, ये उस वक्त पॉलिटिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता था। दोनों देश अमेरिका के दोस्त थे और अमेरिका की एक पॉलिसी थी जिसको कहा जाता था 2 पुलिसमैन ऑफ द मिडिल ईस्ट, कि अगर अमेरिका को इस पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, पुलिस की मैन की तरह कौन काम करेगा, कांस्टेबल्स की तरह कौन काम करेगा, एक सऊदी अरेबिया करेगा और एक ईरान करेगा। रातों रात ये पॉलिसी ठप हो गई जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन होते ही आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कहा कि दुनिया में जितनी भी बुराई हो रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ग्रेट सेटन अमेरिका और लिटिल सेटन है इजराइल। अमेरिका और इजराइल के इस नेक्सस की वजह से मिडिल ईस्ट में खासकर और पूरी दुनिया में बुराई फैल रही है और ईरान की के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, धार्मिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी दुनिया में और खासकर इस रीजन में अमेरिका का दबदबा और इजराइल का एग्जिस्टेंस का खात्मा करें। 1979 में ईरान जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक बना, ईरान और इजराइल की दुश्मनी वहां से स्टार्ट होती है। इजराइल ने कुछ किया ईरान के खिलाफ? नहीं। ईरान ने क्यों इजराइल को टारगेट किया? क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हमें अमेरिका का प्रेजेंस को कमज़ोर करना है तो हमें इजराइल को कमज़ोर करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ईरान अपने आप को सिर्फ शिया मुस्लिम्स का लीडर नहीं मानता। ईरान ये मानता है कि दुनिया में अगर कोई सारे मुस्लिम्स का लीडर है तो वो मैं हूं। अगर ईरान चाहता है कि दुनिया के सारे मुस्लिम्स ईरान को अपना लीडर माने तो ईरान को क्या करना होगा? ईरान ने कैलकुलेट किया कि ईरान को वो सारे मुद्दे सॉल्व करने होंगे जिस पे पूरी दुनिया के मुस्लिम्स जिस पे भावुक होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? फिलिस्तीन। पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को लगता है कि फिलिस्तीन में बहुत बुरा हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सो ईरान के लीडर्स ने, पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी और 1989 से आज तक जो रूल कर रहे हैं आयतुल्लाह ख़ामेनाई, दोनों ने कैलकुलेट किया कि अगर हम फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करें, अगर हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने मरने तक के लिए तैयार हो जाएं, तभी दुनिया भर के मुस्लिम्स हमें मुस्लिम्स का लीडर मानेंगे। उनके पास मक्का और मदीना नहीं है। सऊदी अरेबिया के लिए आसान है ये कहना कि हम मुस्लिम्स के लीडर हैं, क्योंकि इस्लाम के लिए जो सबसे पाक 2 जगह हैं मक्का और मदीना, उसको हम संभालते हैं। ऑफिशियली अगर आप सऊदी अरेबिया के किंग का टाइटल देखें तो अपने आप को किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से ज़्यादा वो कहता है प्रोटेक्टर ऑफ 2 होली साइट्स ऑफ मुस्लिम्स। यानी वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो केयर टेकर हैं मक्का और मदीना के लिए और इसलिए हम मुस्लिम्स के लीडर हैं। ईरान इसको चैलेंज करते हुए कहता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में खड़े हैं कि हम खड़े हैं, और हम खड़े होकर लीडर बनेंगे पूरे इस्लाम के। ये है बैकग्राउंड। अब आते हैं हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वैसे पूरी दुनिया में जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत काम करता है। उसका नाम है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1960 के दशक में इसमें बातचीत स्टार्ट हुई। 1970-72 तक आते आते ये इंप्लीमेंट हो गई। बहुत सारे देशों ने इस पर दस्तखत भी कर दिए, भारत ने नहीं किए है, वो एक अलग कहानी है। NPT में जिन जिन देशों ने दस्तखत किए उन देशों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अपनी तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है और कहता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप परमाणु बिजली बना सकते हैं। लेकिन हम इंस्पेक्शन करते रहेंगे,
हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है हमारी दी हुई टेक्नोलॉजी के तहत, वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ ना करें और उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कोई परमाणु बम ना बना लें। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी देश को परमाणु एनर्जी चाहिए तो वो NPT साइन करे, IAEA के पास जाए, रिक्वेस्ट करे कि हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, IAEA टेक्नोलॉजी देगा। किसी और देश में बाकी जो NPT के मेंबर है वो आके न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे, चाहे फ्रांस आए, चाहे ब्रिटेन आए, अमेरिका आए, रूस आए, वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे और IAEA के इंस्पेक्टर्स हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आते रहेंगे और हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो। 1950 के दशक से ही ईरान में NPT का मेंबर होने की वजह से अमेरिका की तरफ से, फ्रांस की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करनी शुरू हो गई थी। ईरान ने बहुत सारे ऐसी जगह बनाई जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च करने लगे वो, और जब देशों ने पूछा कि आपके पास इतना ऑयल और गैस है तो आपको क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने कहा कि हर देश का हक होता है कि वो जितना हो सके अपने आप को अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाए। ऑयल एंड गैस कभी तो ख़त्म होगा, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो हम ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट करेंगे और उस पैसे से अपनी अर्थव्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग मान गए इस बात को। 1979 में जब अचानक से ईरान एंटी अमेरिका हो गया तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत शुरू हुई। अमेरिका के साथ दुश्मनी के बावजूद ईरान ने फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे। बहुत बड़ा रीज़न तो ये था कि आयतुल्लाह ख़ोमेनी को जब शाह ने निकाल दिया था तो फ्रांस ने उनको पनाह दी थी, तो फ्रांस और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो सरकार है दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे। जर्मनी के साथ भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चला और IAEA के इंस्पेक्टर्स आते रहे। 2002 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंस्पेक्टर्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक चीज़ हम के बारे में सुनते हैं, सेंट्रीफ्यूग्स। वो बड़ी बड़ी मेटल की पाइप्स होती हैं, कई बार कैडमियम की बनी होती है, कई बार एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, जिनमें आप न्यूक्लियर फ्यूल को डालकर बहुत तेज़ घुमाते हैं ताकि आइसोटोप अलग अलग हो जाए। जितना आप उन्हें तेज़ घुमाएंगे और जितने लंबे टाइम तक वो सेंट्रीफ्यूग्स काम करते हैं, उतना ही जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो और गाढ़ी होती जाती है। इसको हम एनरिचमेंट कहते हैं। अगर 20% तक आप एनरिच कर दें, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर एक किलो है उसमें 200 ग्राम यूरेनियम 233 या यूरेनियम 235 की मात्रा आ गई है, तो आप उसे 20% एनरिचमेंट कहेंगे। ये होता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। इससे आप सिर्फ थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर सकते हैं। इसको 40% तक ले जाइए, मीडियम एनरिच यूरेनियम, आप बिजली पैदा कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया सेंट्रीफ्यूग का, तो आपने सिर्फ सेंट्रीफ्यूग में जो यूरेनियम बना है उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर आपने स्विच ऑफ नहीं किया और वो सेंट्रीफ्यूग चलते रहे, एनरिचमेंट की प्रक्रिया जारी रही और वो 60% तक पहुंच गई, तो वो होता है हाई एनरिच्ड यूरेनियम। 60% एनरिच्ड यूरेनियम से आप बिजली नहीं पैदा कर सकते, लेकिन आप उससे बम बना सकते हैं। और जो प्लूटोनियम बम होता है वो कई बार 90% तक जाता है। 2002 में IAEA इंस्पेक्टर्स को लगा कि जितनी भी संख्या थी सेंट्रीफ्यूग्स की, उसमें से कुछ मिसिंग है। लो एनरिच्ड यूरेनियम की कुछ संख्या मिसिंग है, तो उनको शक हुआ कि एक ही बात हो सकती है कि ईरान क्यों इन चीज़ों को हमारे नज़र से हटाएगा। मतलब ये हुआ कि उनको संदेह हुआ कि एनरिचमेंट की प्रक्रिया गुप्त तरीके से कहीं चलाई जा रही है और लो एनरिच यूरेनियम को हाई एनरिच यूरेनियम में तब्दील किया जा रहा है। और वहाँ से ये पूरा किस्सा स्टार्ट होता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। ईरान ने बहुत बार कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल है, लेकिन ईरान के ऊपर विश्वास नहीं किया गया, जिसके बिल्कुल सॉलिड कारण बनते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सबसे ज़्यादा डर लगा इजराइल को। 1979 से इजराइल के पास धमकी तो आ ही रही थी ईरान की। अब इजराइल को लगा कि अगर ईरान जो हमें धमकी देता है, और ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास काफ़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स हैं, अगर ईरान उन मिसाइल्स पे एक न्यूक्लियर बम डाल देगा, और इजराइल इतना छोटा देश है कि इजराइल का नामो निशान ख़त्म हो सकता है। और तब से ही इजराइल ये कहने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों की जिम्मेदारी है कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बना पाए। वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इसका एक छोटा सा साइड स्टोरी ये है कि इराक ने भी कोशिश करी थी फ्रांस की मदद से। एक जगह है ओसिराक इराक में, वहाँ उन्होंने कोशिश करी थी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ली, यही कहा कि हम लोग पीसफुल तरीके से सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। लेकिन इजराइल को शक हुआ कि ये सद्दाम हुसैन बम बनाएंगे, और सद्दाम हुसैन भी अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर दिखाने के लिए फिलिस्तीनियों का साथ देते थे और इजराइल को धमकी देते रहते थे।
तो 1981 में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे मेनाहेम बेगिन, उन्होंने एक फैसला लिया जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी था इजराइल की हिस्ट्री में, कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम नहीं इंतज़ार कर सकते कि हमारे खिलाफ कोई न्यूक्लियर बम बना ले। जून 7, 1981 को 14 इजरायली एयरफोर्स के प्लेन्स ने सीक्रेटली जाकर इराक में तैयार हो रहे, फ्रांस की तरफ से तैयार हो रहे ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया। और उसके बाद जब स्टेटमेंट आया इजराइल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा मानना है और हमारे देश का मानना है कि इजराइल तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक कोई भी अरब देश, कोई भी मुस्लिम देश हमारे आसपास न्यूक्लियर बम बना ले। हम नहीं अलाउ करेंगे कि कोई भी न्यूक्लियर बम बनाए। इस पॉलिसी को कहते हैं बेगिन डॉक्ट्रिन। ये क्यों ज़रूरी है? आज भी जब हम देखते हैं कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर ईरान बम बना लेगा तो हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, हमारा एग्जिस्टेंस मिटाया जा सकता है, तो वो बेगिन डॉक्ट्राइन से ही निकल के बात आती है 1981 से अब तक। ये है पूरा इतिहास अब तक के, बिल्कुल संक्षेप में, ईरान का, इजराइल का और ईरान इजराइल के बीच जो द्वंद्व है उसका। क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों देशों ने आपस में कुछ दोस्ती की बात करी हो या मिलकर कुछ करने की बात करी हो? तो सीक्रेटली ऐसा हुआ है कई बार, खासकर 1986 में जब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक इवेंट हुआ था जिसको आज हम ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं। अमेरिका के 6 लोगों को ईरान के जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह लेबनान में, उन्होंने अगवा कर लिया था। अमरीकियों ने इनडायरेक्टली ईरान से बात करी कि आपका बहुत इन्फ्लुएंस है हिजबुल्लाह पे, हमारे लोगों को छुड़वा दीजिए। और ईरान ने बोला कि अगर आप छुड़वाना चाहते हो तो हमारे पास शाह के टाइम के अमरीकी हथियार है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है हमारे पास, हमें उनके स्पेयर पार्ट चाहिए। क्यों चाहिए थे उनको स्पेयर पार्ट? क्योंकि 1980 से 1988 तक ईरान इराक का युद्ध चल रहा था और ईरान को लगा कि अगर हमें इराक को हराना है तो हमें अमरीकी हथियार जो हमारे पास पड़े हुए हैं लेकिन बिल्कुल यूजलेस हैं, हमें उनको यूज़ करना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट्स चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका से कहा हम आपके बंधकों को छुड़वाएंगे लेकिन आप हमें स्पेयर पार्ट्स दीजिए। अमेरिका डायरेक्टली ये नहीं कर सकता था क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच रिलेशंस बहुत ख़राब थे। तो अमेरिका ने इजराइल से कहा कि आप छुप कर बिल्कुल सीक्रेटली उनको ज़रा स्पेयर पार्ट्स दे दीजिए। इजराइल ने ये भी मानी ये बात। क्यों? क्योंकि इजराइल को लगा कि ईरान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा सद्दाम हुसैन है। अगर हम हथियार दे देंगे ईरान को तो हो सकता है ईरान इराक को हरा दे और सद्दाम हुसैन कमज़ोर हो जाए। सो इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं और ये दर्शाता है कि जब जब दोनों देशों का अपना एक इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा था तो इन्होंने अपनी पब्लिकली दुश्मनी जितनी भी चल रही है उसके बावजूद साथ आके कुछ ना कुछ एक साथ किया है। हम यहाँ रुक सकते हैं, इसके आगे हम सवाल पूछ सकते हैं अपनी क्लास से। थैंक यू। एक बहुत अच्छा संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश हो गया आगे की बातचीत के लिए। और प्रोफेसर, अभी मतलब ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो संभवतः मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में होंगे या करंट सिनेरियो के बारे में होंगे, पर एक बार को एक चीज़ को थोड़ा सा अलग कर दीजिए समझा करके, वो ये कि थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के नज़रिए से मतलब इसको किस तरह से देखा समझा जाए। दोनों अब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, एक ही जगह से पैदा हुए, इनफैक्ट तीनों की बात कर सकते हैं, अगल बगल के बहुत सारी प्रैक्टिसेस मिलती हैं, ज़ुबान मिलती है बहुत सारी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी व्याख्या कुछ लोग कुछ जगहों पर इस तरीके से करते हैं कि ये दरअसल एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें हो सकता है आंशिक रूप से कुछ सच भी हो, लेकिन सऊदी अरबिया भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड देश है, उसके स्टेक्स तो ईरान के साथ नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो पूरी तरह से रिलीजियस भी नहीं है। कुछ नज़रिए से ज़मीन की लड़ाई भी है, पर ईरान की ज़मीन तो नहीं है, वो तो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है जी। क्या एंशिएंट नज़रिए से देखें तो यहूदी बनाम मुसलमान टाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी, या ये मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरे किस्म के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नतीजे के तौर पे सामने आई? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। छोटा जवाब उसका ये होगा कि आज के वक्त पे, और रादर 1979 से जो अब तक हो रहा है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल है। जब जब ईरान के लीडर्स ने, अयातुल्लाहs ने या फिर उनके प्रेसिडेंट्स ने जब जब कोशिश करी कि इज़राइल के ख़िलाफ़ एक धार्मिक स्तर पे जाके उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसके पीछे मकसद पॉलिटिकल ही रहा है। यहूदियों और मुस्लिम्स के बीच पूरे इतिहास में कई बार दंगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जितनी प्रताड़ना यहूदियों को क्रिश्चियन देशों में मिली है, मुस्लिम देशों में उतना नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि उनको जिजिया देना पड़ता था,
लेकिन उनको पीपल ऑफ द बुक कहकर ये एक तरह से धार्मिक ड्यूटी बना दी गई थी कि जब तक यहूदी जिजिया दे रहे हैं तब तक मुस्लिम राजाओं की ये जिम्मेदारी होगी कि उनको सुरक्षित रखा जाए। सो हम देखते हैं कि मिडेवल टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में या फिर इस्लाम के आने के बाद से ज़्यादातर जितने भी यहूदी मुस्लिम देशों में रहे हैं उनके पास अधिकार तो नहीं रहे, लेकिन उनको बहुत मारा नहीं गया है जैसा यूरोप में उनको फेस करना पड़ा था। जो 1979 के बाद हुआ है वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, धार्मिक कम है। लेकिन जब पब्लिकली स्टेटमेंट्स आते हैं ईरान से तो उसमें हमेशा धर्म की बात ज़रूर होती है, क्योंकि ईरान के लीडर्स को भी ये चाहिए कि उनकी जो जनता है या फिर पूरी दुनिया के मुस्लिम्स वो इज़राइल को या फिर इज़राइल के लोगों को और ख़ासकर उनके लीडर्स को यहूदियों की तरह देखें, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर की तरह ना देखें। और फ़िलिस्तीनियों के मुद्दे पे जब बात हो तो ईरान चाहता है कि हर कोई इसको एक धार्मिक मुद्दे की तरह देखे, सिर्फ एक राष्ट्रवादी मुद्दे की तरह ना देखे। ज़मीन की लड़ाई नहीं है, जैसे आपने कहा ईरान का अपना कोई बॉर्डर लगता नहीं है इजराइल के साथ, लेकिन ईरान फ़िलिस्तीनियों की बात जब करता है सो वो राष्ट्रवाद से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों के धर्म की बात करता है कि ये हमारे धार्मिक भाई हैं और यहूदी इनका प्रताड़ना कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहूदियों के खिलाफ़ हैं। इसीलिए यहूदी छोटे शैतान हैं क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ़ हैं, सिर्फ फ़िलिस्तीनी वो सारे मुस्लिम्स के खिलाफ़ हैं। लेकिन इसकी जड़ में पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स क्या कि हम सऊदी अरब को दरकिनार करके, टर्की को दरकिनार करके अपने आप को मुस्लिम्स का लीडर बना सकें। सर, हम सब कुछ जो है प्री 1979 और पोस्ट 1979 के तौर पे देख रहे हैं। 2 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है, उस रिजीम से है, और उन्होंने बगावत की अपील भी की। तो ये जो रिजीम है ये तो 1979 के बाद आई है, उसके पहले की जो रिजीम थी उससे इजराइल का क्या रिलेशंस थे? 1979 से पहले शाह के वक्त पर इज़राइल और ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों के बीच टूरिज़्म के बहुत रिलेशनशिप थे, अर्थव्यवस्था में दोनों का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। इज़राइल की तरफ से टेक्नोलॉजी शेयर होती थी ईरान के साथ, ईरान की तरफ से ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट होता था इज़राइल को, और दोनों देशों की मिलिट्री साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज भी करते थे। शाह को ये लगता था कि जितना उनके रिश्ते इज़राइल के साथ अच्छे होंगे उतना ही उनके रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे होंगे, खासकर 1967 के बाद। एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें यह भी था कि शाह नहीं चाहते थे कि आसपास के जितने अरब देश हैं वो ताकतवर बने। सो जब 1967 की लड़ाई में इज़राइल ने हराया अरब देशों को तो शाह मनीमन बहुत खुश हुए थे, क्योंकि शाह को लगा कि मेरे साथ अगर मैं इज़राइल के साथ खड़ा हूँ तो बाकी अरब देश मुझे कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो पॉलिटिकल रीज़न रहा है। और जैसे ईरान के संबंध अमेरिका के साथ एक रात में बदल गए, वैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वैसे ही इज़राइल के साथ भी उनके संबंध रातों रात बदल गए और इज़राइल एक मित्र देश के बजाय एक शत्रु देश बन गया। इसी से जुड़ा सवाल है, मतलब चूंकि ये इन्होंने जिक्र कर दिया तो यहीं पे पूछ लेना बेहतर है कि इज़राइल ने ईरान के लोगों से बगावत की अपील की। अब इसको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि हमने अमेरिकन मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पहले, जो ये दावा करती रही हैं कि रजीम का समर्थन नहीं है दरअसल जितना होना चाहिए वहाँ की जनता में है, पर उस तरीके ऐसा नहीं है कि 100% लोग अपने रजीम के पीछे खड़े हैं, ऐसा क्लेम अमेरिकन मीडिया की ओर से आता है। दूसरी बात ये कि आप थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि रज़ा शाह पहलवी के समय भी कम्युनिज़म की हिस्ट्री रही है सोवियत के समर्थन से, और हमने कुछ जगहों पर ये ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि नौजवानों के बीच वो अभी भी थोड़ा बहुत है। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स आती हैं कि ईरान में कोई रेफरेंडम नहीं होता, पर रेफरेंडम कराया जाए तो बड़ी संख्या में हो सकता है नास्तिक निकलें। मुझे मालूम नहीं सच्चाई क्या है, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि रजीम वहाँ की जो एक इस्लामिक राष्ट्र है उसके पीछे बहुत सारे लोग नहीं खड़े हैं? दूसरा, क्या ये बात सही है कि नौजवानों की बड़ी संख्या है जो बिल्कुल पसंद नहीं करती और चाहती है कि रजीम बदल जाए? तीसरा, इसी में जुड़ा हुआ कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में इस हद तक हो सकता है क्या कि ईरान के भीतर से इजराइल के लिए थोड़ा बहुत समर्थन आने लगे? जी, अगर आप ईरान के समाज को देखें, ईरान में जिस तरह से जो सामाजिक ढांचा है वहाँ का, ईरान में एक बहुत क्लियर डिवाइड दिखता है हमको, उन लोगों का जो शहरों में रहते हैं और उन लोगों का जो गाँव में या फिर कस्बों में रहते हैं। अर्बन और रूरल डिवाइड कहा जाता है इसको ईरान में।
जितने लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे, और यहाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम में कई बार किताबी तौर पर तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। शिया इस्लाम में साइंटिफिक इंक्वायरी पे काफ़ी फोकस है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में, खासकर जर्मनी में और कनाडा में और अमेरिका में बहुत सारे साइंटिस्ट ईरानियन ओरिजिन के हैं। ये इस हद तक जब बात हो गई है कि जैसे आईटी से रिलेटेड हम कोई बात सोचे तो भारतीयों की इमेज बनती है विदेश में। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप सोचें, इंजीनियरिंग में सोचें, बायोटेक्नोलॉजी में सोचें, तो 1970, 80, 90 और 2000 के शुरू के दशक में ईरानियन की इमेज बनती थी विदेश में कि अगर कोई ईरानियन है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा होगा या होगी जर्मनी में या फिर ब्रिटेन में या फिर फ्रांस में। तो एक बहुत बड़ा तबका ईरान का, खासकर ईरान के शहरों में, चाहे वो तेहरान हो, चाहे इस्फहान हो, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में है जो कि नास्तिक हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी विश्वास रखते हैं। और अगर कोई रेफरेंडम हो तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को रजीम के खिलाफ बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा तबका ईरान का काफ़ी रूढ़िवादी भी है। ये वो लोग हैं जो खासकर गाँव के एरिया में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर या तो खेती में इन्वॉल्व हैं या फिर भेड़ चराने में इन्वॉल्व हैं या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे उनका मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उतना वास्ता नहीं पड़ता। तो ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, इसके बारे में भी कई बार बात होती है कि अगर रेफरेंडम होगा तो शहरों में एक अलग नतीजा निकलेगा और गाँव में अलग नतीजा निकलेगा। एक चीज़ ये भी है कि सवाक की वजह से जो लोग आज भी बहुत ही स्ट्रांगली नास्तिक हैं, वो भी अपने आप को बिल्कुल आस्तिक बताते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि नास्तिक बताना शायद ये एक इस तरह का इशारा ना कर दे कि हम आयतुल्लाह में विश्वास नहीं करते, और अगर ऐसा कोई संदेह जाता है सरकार की तरफ तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती आपको। अगर आप सरकारी नौकरी में तो आप अरेस्ट भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कभी प्रमोशन ना हो। तो कई बार लोग नास्तिक होते हुए भी इस बात को छुपाते हैं। जुर्म नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना, लुक डाउन अपॉन, कि आप संदेह के दायरे में आ जाते हैं अगर आप नास्तिक हैं। जैसे ईरान में अगर आप जुडिशरी का पार्ट होना चाहते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्रपति के लिए भी कंटेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप आस्तिक हैं। आपको इंटरव्यू देना होगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें तो सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामेनेई, उनके पास जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, और वो आपको अलाउ करते हैं कि आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं कि नहीं, ये उनके हाथ में है। और उसका डिसीजन लेने का स्टैंडर्ड क्या है कि उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम आस्तिक हैं और हम शिया इस्लाम में विश्वास रखते हैं और हम आप में विश्वास रखते हैं। इस वजह से जो नास्तिक हैं वो या तो कोशिश करते हैं कि देश छोड़ के विदेश चले जाएं, और इन्हीं लोगों में वो सारे गुट हैं जिनको देख के कई बार इजराइल और कई बार अमेरिका ये कहता है कि तख्ता पलट हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा गुट है मुजाहिदीन खल्क, जिसमें कम्युनिज्म का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये आज भी एग्जिस्ट करता है। मुजाहिदीन खल्क के ज़्यादातर लीडर्स या तो जर्मनी में हैं या फ्रांस में या अमेरिका में हैं। जो रज़ा शाह पहलवी थे, उनके बेटे अभी विदेश में रहते हैं, वो भी बार बार ये आवाज़ उठाते हैं और आजकल वो ये आवाज़ दोबारा उठाने लगे हैं कि तख्ता पलट होना चाहिए ईरान में, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। और तख्ता पलट करने के बाद हम एक रोल प्ले करेंगे। किस तरह से प्ले करेंगे उसके बारे में अभी कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा से मोनार्की की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तो कई बार वो कहते हैं कि ब्रिटेन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आते हैं, पार्लियामेंट्री मोनार्की ले आते हैं, या मुजाहिदीन खल्क कहता है कि पूरी तरह से एक डेमोक्रेसी ले आते हैं ईरान में। लेकिन ये जितने भी गुट हैं जो इस तरह के तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनका अभी तक कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता कि इनका बहुत बड़ा सपोर्ट ईरान के अंदर मौजूद है। माशा अमीनी का जो जिक्र आया था 2 साल पहले, उनको जिस तरह बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे तब भी उम्मीद जागी थी, और तब तो शहरों में बहुत सारे छोटे कस्बों तक में दंगे हुए थे और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। तब भी उम्मीद जागी थी कि शायद तख्ता पलट हो जाए, शायद रजीम चेंज हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाया था। उसके मुकाबले आज लोगों में अपनी सरकार की तरफ तो आक्रोश है कि सरकार हमें बचा नहीं पा रही है इजराइल के इन हमलों से, लेकिन इजराइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि इजराइल मिलिट्री लीडर्स को तो टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को भी मार रहा है। और जब हम मुजाहिदीन खल्क की बात करते हैं या फिर शाह के बेटे की बात करते हैं, इन दोनों ग्रुप, या तो शाह के बेटे ने या मुजाहिदीन खल्क के लीडर्स ने कई बार इजराइल जाकर इजराइल को सपोर्ट किया है। तो इजराइल की तरफ जो गुस्सा है वो इन लीडर्स की तरफ भी है। तो
इस तरह सोचना कि क्या ये अब ईरान आकर तख्ता पलट कर सकते हैं, एक पॉपुलर रेवोल्यूशन ला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सर थोड़ा ये भी समझाइए कि अगर ईरान में तख्ता पलट की बात हो रही है और एक देश कह रहा है कि वहाँ तख्ता पलट हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति भविष्य में बनती है तो फिर तख्ता पलट होगा तो और कौन कौन से विकल्प वहाँ पर हैं? अगर ये हटेंगे तो कौन आएंगे? अब अगर बहुत सोशल मीडिया की और ट्विटर की भाषा में कहें तो कोई गोरा तो राष्ट्रपति अब वहाँ बनेगा नहीं, तो कौन कौन से विकल्प अब ईरान में अलग अलग पक्षों को दिख रहे हैं? देखिए अभिषेक, आज के वक्त में ईरान में कोई विपक्ष नहीं है। ईरान के जब हम विपक्षी दल का नाम सुनते हैं कि ईरान में विपक्ष है, वो सब विदेश में बैठे हैं, क्योंकि ईरान में होने का मतलब उनकी जान को खतरा है। जो ईरान के अंदर से कई बार सत्ता के खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज़ उठती है तो वो वहाँ की युवा पीढ़ी की तरफ से निकलती है सोशल मीडिया पे, वो भी कई बार छुप कर करते हैं। ईरान में जैसे एक बहुत कॉमन अंडरग्राउंड रॉक कल्चर है, म्यूज़िक का अंडरग्राउंड पॉप कल्चर है, और उसके बारे में कई बार सत्ता के लोगों को पता होता है, लेकिन उनको भी लगता है कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा हैं, उनको ज़रूरी है, खासकर तेहरान में और कुछ बड़े शहरों में, कि वो थोड़ा सा अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ। तो वो बस उस तरफ से निगाह फेर लेते हैं पब्लिकली, बट इस चीज़ को वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ नहीं ले जाते। आपने कई बार वो पिक्चर्स भी देखी होंगी कि 1979 से पहले ईरान की महिलाएं बिल्कुल मॉडर्न कपड़ों में होती थी, ऑफिस जाया करती थी, जॉब किया करती थी, और 1979 के बाद आप बिल्कुल बुर्कापोश महिलाएं के दिखती हैं आपको। और जैसे माशा अमीनी के केस में भी था कि अगर आपका हिजाब थोड़ा सा हिल भी जाए तो मॉरल पुलिस है जिन्होंने इतना बुरी तरह पीटा, अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो पब्लिकली होता है। जितना भी इस तरह का चीज़ें होती हैं, जैसे म्यूज़िक, ड्रग यूसेज या फिर पार्टीज़ होना, रेव पार्टीज़ होना, ये सब अंडरग्राउंड लेवल पे होता है, जिनके बारे में कई बार खबर होती है सरकार को, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही युवा पॉलिटिक्स की बात करने लगते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और ख़ासकर अयातुल्ला की तरफ उंगली उठाते हैं या कोई भी बात करते हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। यही ईरानियन मूवीज़ के बारे में भी है। बहुत फेमस ईरानियन डायरेक्टर्स रहे, ईरानियन मूवी फिल्म कल्चर, फिल्म ट्रेडिशन बहुत सॉलिड है, बहुत डीप है, बहुत अच्छी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन वो ह्यूमन सफरिंग तक रहते हैं। जैसे ही वो किसी पॉलिटिक्स की टॉपिक की तरफ जाते हैं, या तो उन्हें रोक दिया जाता है या फिर उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ता है। ईरान के अंदर कोई ऐसी ऑपोजिशन ताकत नहीं है जो आज की सत्ता के ऑल्टरनेटिव की तरह जिनको देखा जा सके। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नमस्कार सर, मेरा सवाल, आपने अपने लेक्चर में कहा कि ईरान भी वेटिकन सिटी की तरह एक थियोक्रेसी है ना? तो लेकिन हम इसमें देखते हैं कि क्या जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी इलेक्शन प्रोसीजर वही है जो वेटिकन सिटी में पोप का इलेक्शन प्रोसीजर है, या फिर क्या है वो पूरा, अगर हायरार्की आप समझा पाएँ? जी, ईरान को हम थियोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब कि अल्टीमेट जो ताकत है, पॉलिटिकल ताकत हो, मिलिट्री ताकत हो, इस तरह के सारे डिसीजंस लेने की जो ताकत है वो सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर कौन बन सकता है? सुप्रीम लीडर वही इंसान बन सकता है जिसने शिया इस्लाम की पढ़ाई इस हद तक करी है, इस लेवल तक करी है कि वो आयतुल्ला का दर्जा हासिल कर चुके हैं। किसी भी वक्त पर देखिए, आज भी शायद अगर आप देखें तो 11 ऐसे इंसान हैं जो आयतुल्ला के लेवल पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही एक इंसान आयतुल्ला बनता है तो वो एक बहुत छोटी सी काउंसिल है जिसका मेंबर बन जाते हैं, उनको कहते हैं गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल का काम ये है कि वो शिया इस्लाम की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हुए सुनिश्चित करे कि ईरान में कोई भी सरकारी डिसीजन ऐसा ना हो जो इस्लाम के खिलाफ जाता है। इसी गार्डियन काउंसिल के अंदर से सुप्रीम लीडर निकलते हैं। 1979 के बाद से अब तक सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं। एक तो जो रेवोल्यूशन के लीडर थे आयतुल्ला ख़ोमेनी, जब वो 1989 में वो मरे तो उसके बाद इसी गार्डियन काउंसिल के अंदर से आयतुल्ला ख़ामेनाई बने सुप्रीम लीडर। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये हमें नहीं पता। वेटिकन के बारे में जो पोप को इलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो जग जाहिर है कि सीक्रेट बैलेट होता है, जब तक वो नहीं जीतते तो सारे बैलेट को जला दिया जाता है, काला धुआं निकलता है, और जैसे कोई जीतता है तो उसमें ऐसा पाउडर मिलाया जाता है कि सफ़ेद धुआं निकले, और चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता देख के हमें समझ में आता है कि कोई एक पोप इलेक्ट हो गया है। कोई चिमनी नहीं है तेहरान में, कोई धुआं नहीं निकलता है, सिर्फ हमें बता दिया जाता है कि ये नए आयतुल्ला है। तो 11 आयतुल्ला के बीच पॉलिटिक्स चलती है और उनके बीच ये देखा जाता है और ये सिर्फ कयास लगाया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन औरों को दबा के अपने आप को आगे बढ़ा सकता है।
एक इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है, तो क्या ईरान को टोटलिटेरियन स्टेट कहा जा सकता है जैसे कि चाइना है? जी देखिए, टोटलिटेरियन स्टेट की एकेडमिक परिभाषा ये होती है कि जहां सरकार अपने सिटीजन्स के जीवन के हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे, खासकर उनके मतों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। सबसे बड़ा एग्जांपल नॉर्थ कोरिया आ जाता है, बहुत हद तक चाइना आ जाता है, उनकी जिस तरह की सोशल क्रेडिट पॉलिसी है उस हिसाब से हम देखें तो ईरान भी पॉलिटिकल मामले में टोटलिटेरियन है, लेकिन कल्चर के मामले में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उस मामले में वो टोटलिटेरियन नहीं है। ईरान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, लेकिन प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट नहीं है। कई मामलों में जो सबसे ज़रूरी मामले हैं देश के, चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, चाहे विदेश नीति हो, उसमें आखिरी जो मत है वो सुप्रीम लीडर का है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर प्रेसिडेंट चलाएंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दों पे प्रेसिडेंट को भी वही करना होगा जो सुप्रीम लीडर कहेंगे। अगर आप डे टू डे मुद्दों की बात कर रहे हैं, दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के ताकत में इंटरफेरेंस नहीं आता सुप्रीम लीडर का। उस हिसाब से आप देखो तो ईरान टोटलिटेरियन देश नहीं है। ईरान डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन टोटलिटेरियन भी नहीं है। प्रोफेसर, आपने हमें बताया कि ईरान ने एनपीटी भी साइन करा, IAEA के सैंक्शंस भी इसके ऊपर हैं, तो ये सब ग्लोबली सब कोई मॉनिटर कर रहा है, पर इजराइल को कौन मॉनिटर कर रहा है? मतलब व्हाई इज इट दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स ट्रस्ट्स इजराइल और ईरान को हमेशा हर कोई सस्पेक्ट करता है? यही सवाल इजराइल के एक्स फॉरेन मिनिस्टर से भी पूछा गया था, और उन्होंने जो कहा, जो कि पूरी दुनिया में जग जाहिर है, कि इजराइल के पास भी एक खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अंदेशा लगाया जाता है कि इजराइल के पास तकरीबन 60 से 70 के बीच एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। इजराइल ने NPT साइन नहीं किया है, इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी IAEA से नहीं ली है, किसी और देश से नहीं ली है। कई बार कहा जाता है कि शायद उन्होंने चुराई है, खासकर साउथ अफ्रीका से शायद चुराई हो या फिर अमेरिका से चुराई हो, लेकिन इजराइल ऑफिशियली कुछ नहीं कहता इस बात पे। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में कुछ मुस्लिम देशों के अलावा कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लगता है कि इजराइल एक रिस्पॉन्सिबल देश है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ क्या निकलता है? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ लगता है कि विदेशी ताकतों ने, खासकर पाश्चात्य देशों ने, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि हम इजराइल पे भरोसा करते हैं, तो उम्मीद करी जाती है और ये एक्सपेक्टेशन आती है पूरी दुनिया से कि आप भी भरोसा करिए कि इजराइल कभी कोई इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं करेगा। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब निकलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में बैठे हैं। अगर आप किसी अरब देश में हैं तो आपको लगेगा कि अमेरिका, यूरोप और इजराइल इररिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ वो इररिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे देश के खिलाफ जो फ़िलिस्तीनियों को इंडिपेंडेंस नहीं देता, या फिर जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करने के लिए मिसाइल अटैक करता है, उसके पास खुद क्यों है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन होगी। अगर आप किसी अमरीकी से पूछेंगे, अगर आप किसी इजरायली से पूछेंगे, तो बोलेंगे देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ लोग जो चाहते हैं वही सरकार करती है, हम ईरान की तरह थियोक्रेसी नहीं है जहाँ लोगों के मत को कोई मानता नहीं है, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पूरे रीजन की सिक्योरिटी को खतरा पहुँचेगा। ईरान ये करता है, सऊदी अरब ये कर सकता है, इराक ने ये किया है, और इसीलिए वो इररिस्पॉन्सिबल देश है। सर, मेरा सवाल ये था कि इज़राइल ने जो कंटिजेंसी के बेस्ड पे और जो प्रीएम्प्टिव अटैक है ईरान पे, ये एक कंटिजेंसी के बेस पे, तो ये कितना जस्टिफाइड है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, और कैसे इसको जो बाकी देश हैं, इंटरनेशनल देश, उसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, इंटरनेशनल लॉ पे, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें एक पूरा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा आता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। इंटरवेंशन मतलब एक देश दूसरे देश में अपनी मिलिट्री ताकत यूज़ करके कोई कदम उठाएगा, इवन इफ उस देश ने, टारगेट देश ने, पहले देश के खिलाफ कुछ ना किया हो। इसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। लेकिन जैसे नाम में ही है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे जस्टिफाई होता है कि अगर उस देश में कुछ ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कुछ एट्रॉसिटीज़ हो रही हों। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप देखिए, अमेरिका ने 1993 में सोमालिया में अपनी सेना क्यों भेजी थी? वो एक बहुत फेमस मूवी आई थी ना, ब्लैक हॉक डाउन। वो
अमेरिकी सेना के सोमालिया में जो रोल था, उन पे जो अटैक है उस पे था। अमेरिकी सेना सोमालिया में क्या कर रही थी? अमेरिकी सेना सोमालिया में वहाँ के जो गृह युद्ध था उसके अंदर ये सुनिश्चित करने गए थे कि वो गृह युद्ध रुके, और जो गरीबों के बीच खाना नहीं था और जो भुखमरी की सिचुएशन पैदा हो रही थी उसको रोका जा सके। भुखमरी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के डेफिनेशन में आता है, और सिर्फ इस केस में इंटरवेंशन अलाउड है, मिलिट्री इंटरवेंशन अलाउड है। हम बल्कान युद्ध में देखते हैं 1991, 92, 93, 94 तक देखते हैं कि कैसे युगोस्लाविया में, सर्बिया में, कोसोवो में नेटो की तरफ से बमबारी हुई, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं। फिर से क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वहाँ पे, बॉस्नियाक्स थे, या फिर सर्ब्स के हाथों कोसोवंस की हत्या हो रही है, सर्ब्स के हाथों बॉस्नियाक्स की हत्या हो रही है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। इसके अलावा अगर कोई देश कहे कि मुझे डर है कि सामने कोई ऐसा हथियार बना रहा है देश जिससे हो सकता है कि फ्यूचर में वो मेरे ऊपर अटैक करे, इसलिए मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करूंगा, इसके लिए कोई सैंक्शन, इसके लिए कोई वैलिडेशन, किसी तरह का जस्टिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के बावजूद ये ऐसा क्यों होता है? अमेरिका ने बहुत बार किया है, चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में कि पूरा महासागर मेरा है, मैंने वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, सीधी सी बात, मैं ताकतवर हूं, जो मैं चाहूं वो करूंगा। यानी अंग्रेजी में कहते हैं डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऑर्डर नहीं है, जो जितना ताकतवर है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को पलट के उसके साथ खिलवाड़ करके अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आखिरी वॉर कब हुआ था मुझे नहीं पता, बट मतलब लॉ के हिसाब से तो हम कहीं भी हमने देखा नहीं हिस्ट्री में। रशिया यूक्रेन भी जो लड़ रहे हैं वो भी वॉर के समय इंटरनेशनल लॉ की परवाह करके कोई भी देश नहीं करता है। उस देश के पास संभवतः अपने रीज़न होंगे, उस देश के जो जिस पर अटैक किया जा रहा है उस देश के पास भी रीजंस होते हैं कि हम पर अटैक ना किया जाए। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि जब हम रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल की डेफिनेशन में गए अभी, तो उसको समझने का ये पैमाना तो थोड़ा हजम नहीं होता कि साहब आप देखिए औरतों को आज़ादी नहीं देते हैं, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप बहुत कट्टरपंथी एक्सट्रीमिज़म टाइप की आपकी छवि है, तो आप तो फिर इररिस्पॉन्सिबल ही होंगे। पर क्या एक पैमाना ये है कि उन मुल्कों को इररिस्पॉन्सिबल ज़्यादा माना गया है जहाँ पर सेना का बहुत ज़्यादा दखल है पॉलिटिक्स में, जहाँ आर्मी मतलब आर्मी या तो एक पावरफुल पोजीशन में हो या रिलीजियस लीडर पावरफुल पोजीशंस में हो? ये दो पैमाने समझ में आते हैं। कोई और पैमाना है जिसको इररिस्पॉन्सिबल या जिसको अमेरिका समझता है कि रिस्पॉन्सिबल है, तो वही सबसे बड़ा? देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड या फिर एक फॉर्मूला लगाया जाता है वो ये कि पिछले 150 सालों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कानून बना है, इंटरनेशनल लॉ जैसे बना है, जैसे इवॉल्व हुआ है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने और यूरोप ने डोमिनेट किया है। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह भी समझ में आता है कि जो अमेरिका को बुरा लगे, जो यूरोप को बुरा लगे, वो इररिस्पॉन्सिबल है। सीधी सीधी बात ये। ईरान को इररिस्पॉन्सिबल कहने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे थियोक्रेसी है या रिलीजन का सत्ता में दबदबा है या फिर मिलिट्री का दबदबा है। रिलीजन के हिसाब से रिलीजियस लीडर का कंट्रोल तो सऊदी अरेबिया में भी है, लेकिन सऊदी अरेबिया को अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन इररिस्पॉन्सिबल नहीं कहता। जॉर्डन में भी है, जॉर्डन मोनार्की है, कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन जॉर्डन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन लगातार हथियार बेचते हैं। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिका के हथियारों का। इररिस्पॉन्सिबल ईरान को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईरान अमेरिका की तरफ से, अगर हम अमेरिका के शब्द क्या हैं, ईरान पूरे रीजन को अस्थिर कर रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे। ईरान ने अपना पूरा दबदबा बनाया हुआ है लेबनान की पॉलिटिक्स में, हिजबुल्लाह को प्रमोट करके। ईरान ने इराक में दबदबा बनाया हुआ है वहाँ की सरकार को सपोर्ट करके। ईरान यमन के गृह युद्ध में इन्वॉल्व है, हूथी इसका सपोर्ट कर रहा है। अब अगर आप यही सवाल ईरान से पूछे तो ईरान कहेंगे कि ये हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो मुस्लिम भाइयों की तरफ से जिम्मेदारी लेकर ये कर रहे हैं, और एक्चुअली इररिस्पॉन्सिबल तो अमेरिका है कि यमन में बच्चे मर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के जो वो शब्द यूज़ करते तटपुंजी है सऊदी अरेबिया, उन्होंने पूरे यमन का घेराव कर रखा है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम इसलिए इराक में गए क्योंकि अमेरिका की वजह से वहाँ अलकायदा आ गया था, अलकायदा मार रहा था लोगों को, हमें आना पड़ा। तो
इस चीज़ का कोई सीधा जवाब नहीं आता है। अगर आप इस पूरे मुद्दे से थोड़ा सा पीछे हट के एक थियोरेटिकल लेवल पे बात करें कि रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल देश कैसे डिसाइड होते हैं, जो देश डेमोक्रेटिक है उनको अमूमन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जिस भी देश में डेमोक्रेसी कमज़ोर है या नहीं है उन पे शक की निगाह होती है, जैसे पाकिस्तान के केस में भी होता है कि इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये हमेशा सही डिसीजन लेंगे। और जहां बात न्यूक्लियर वेपन्स की आ जाती है तो ऐसे देशों को बहुत ज़्यादा शक की निगाह से और कई बार डर की निगाह से भी देखा जाता है। नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, और अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो पूरी दुनिया में यही दोबारा से डर आया था कि पाकिस्तान में मिलिट्री इतनी पावरफुल है और हो सकता है कि फील्ड मार्शल जो बन गए हैं, और उस टाइम तो मिलिट्री चीफ थे, जनरल थे, वो कहीं यूज़ ना कर लें न्यूक्लियर वेपन। ऐसे देश जहां मिलिट्री का बहुत दबदबा होता है उनको ज़्यादातर इररिस्पॉन्सिबल देखा जाता है। ईरान का केस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने कहा, वो एंटी अमेरिका एंटी इजराइल पॉलिसीज़ की वजह से उनको कहा जाता है कि इररिस्पॉन्सिबल है। पहले भी बहुत सारे देश थे जिनको इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है, जैसे सद्दाम हुसैन के केस में था। सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया इजराइल ने, क्योंकि पूरी दुनिया का, क्योंकि उनके कैलकुलेशन थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि सबको पता है कि सद्दाम हुसैन इररिस्पॉन्सिबल है। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सद्दाम हुसैन अपने ही लोगों को मार भी रहे थे। उन्होंने कर्ड्स के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज़ किए, उन्होंने कुवैत को धमकाया हुआ था, उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, तो वो इररिस्पॉन्सिबल थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा देश रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप अमेरिका के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं। खिलाफ तो आपको बड़ी आसानी से इररिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा। सर, इसी लाइन ऑफ थॉट्स में अगला क्वेश्चन कि ईरान और इजराइल में सरकार और मिलिट्री हेड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान में जो सुप्रीम लीडर है आज की डेट में आयतुल्लाह खामेनेई, वो उनका कंप्लीट कंट्रोल है। जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स ने आयतुल्लाह khomeini जो उस टाइम आए थे उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स के ऊपर शक था कि वो शाह की फ़ौज के थे, तो वो कभी ना कभी हो सकता था, शक ये था कि वो कभी ना कभी इस्लामिक रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या फिर आयतुल्लाह के ख़िलाफ़ जाकर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। सो आयतुल्लाह khomeini जब आए 1979 में ईरान और उन्होंने अपनी इस्लामिक सरकार बनाई, उस सरकार ने धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत सारे ईरानियन आर्मी, ईरानियन एयरफोर्स, ईरानियन नेवी के ऑफिसर्स को साइडलाइन करना शुरू किया, बहुतों को अरेस्ट करके जेल में डाला और बहुतों को फांसी पे भी चढ़ाया, और एक नई तरह की सेना बनाई जिसका नाम रखा IRGC, जिसका हम बार बार नाम सुनते हैं, जिसको अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है, जिनके लीडर को अभी मारा है इसराइल ने अपने स्ट्राइक में। IRGC क्या हुआ? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। नाम से ही आपको अंदेशा लग जाए कि क्या है। इनकी जिम्मेदारी देश बचाने की नहीं है, इस फौज की जिम्मेदारी है इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने की। ये डायरेक्ट, इनका जो चीफ होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं और वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। यानी अगर कोई IRGC का कमांडर है तो वो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को नहीं मानेगा अपना लीडर, वो सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ जवाबदेह है, प्रेसिडेंट की तरफ जवाबदेह नहीं है। सल्यूट ज़रूर करेंगे लेकिन जवाबदेही नहीं है उनकी प्रेसिडेंट की तरफ। ईरान में आज भी एक ईरान की फ़ौज है, ईरान की वायुसेना है, ईरान की जल सेना है, लेकिन IRGC की अपनी फ़ौज, अपनी वायुसेना, अपनी जल सेना है। ज़्यादा अच्छे हथियार उनके पास है, ज़्यादा फंडिंग उनके पास है और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग उनके पास है। ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उतने अच्छे नहीं हैं। कोई भी कदम उठाना होता है तो वो IRGC उठाते हैं। IRGC के हाथ में सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, IRGC के हाथ में ही न्यूक्लियर वेपन जाएंगे अगर बनते हैं तो। और IRGC, जैसे मैंने कहा, सिर्फ रिपोर्ट करता है सुप्रीम लीडर को। यानी ईरान में जो सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका डायरेक्ट कंट्रोल सुप्रीम लीडर के हाथ में है। सुप्रीम लीडर जो कहेंगे वो ये करेंगे। ठीक है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल भारत जैसा है। इजराइल में ज़रूरी है कि 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही हर लड़का, हर लड़की जाए और कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करे। मिलिट्री सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिससे जैसे एक तरह से आप ये समझिए कि अमूमन 98% जो इजराइल की पॉपुलेशन है, खासकर यहूदियों के बीच, वो मिलिट्री सर्विस करके निकलते हैं, जिससे एक भाईचारा बढ़ता है, एक ब्रदर, एक कैमराडरी निकल के आती है। तो अगर आप इजराइल में
पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आप जब अपनी मिलिट्री सर्विस कर रहे हो तो आप कुछ चुनिंदा यूनिट्स में जाने की कोशिश करें, खासकर कमांडो बटालियंस में जाने की कोशिश करें, स्पेशल फोर्सेस में जाने की कोशिश करें। यही है जो सबसे जोखिम वाले मिशंस करते हैं, और यही लोग हैं जो रिटायर होने के बाद इजराइल की जो स्टेट है, जो सिस्टम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो, अर्थव्यवस्था हो, स्टार्टअप्स हो, इन्हीं स्पेशल फोर्सेस और कमांडो यूनिट्स के लीडर सब टॉप पर हैं। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए इजराइल के स्टेट के अंदर टॉप तक पहुंचना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी सरकार के खिलाफ चली जाएगी। आर्मी की अपनी इंडिपेंडेंस ज़रूर है। आर्मी के लीडर्स कई बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत बुरी तरह आलोचना करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की, सरकार की पॉलिसीज़ की, लेकिन इंडिया की तरह ही आर्मी कभी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक या किसी भी तरह का अटैक या मिशन नहीं करेंगे। ऐसा है इजराइल में, और ये बहुत बार एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखा है कि वो रिज़ाइन कर देते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जाते। इवन इफ उनको लगता है कि इजराइल की सरकार गलत कर रही है, वो रिज़ाइन करते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जाते, जैसा हमने इंडिया के केस में देखा है, थैंकफुली। आपने जो स्ट्रक्चर समझाया दोनों देशों की सेनाओं का, तो मेरा सवाल उसमें ईरान से जुड़ा हुआ है। क्या इसका ये मतलब है, जैसा आपने बताया कि ईरान में जल, थल और वायुसेना ईरान की अलग है और IRGC की अलग है, तो अगर कल को वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या ये संभावना भी रहेगी कि आयतुल्ला अपना IRGC लेकर, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं और तमाम, वो ज़्यादा संपन्न है, वो लेकर अलग हो जाए और फिर तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाएगी। एक तरफ ईरान और उसकी सेना रहेगी, मतलब नई सत्ता और उनकी सेना, दूसरी तरफ आयतुल्ला अगर वो सत्ता से अलग होते हैं और उनका IRGC, फिर तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पूरा। अगर हम कयास लगा रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सरसाइज करते हैं, तो जवाब है हाँ। अगर मान लीजिए कल को तख्ता पलट होने की संभावना पैदा होती है और आयतुल्ला को चैलेंज करने के लिए एक दूसरी सरकार बनती है, IRGC की लॉयल्टी आयतुल्ला के लिए है और बाकी आर्मी की लॉयल्टी प्रेसिडेंट की तरफ होगी, और उनके बीच में गृहयुद्ध होने की संभावना पूरी है। लेकिन ऐसे होने की, जैसे मैंने कहा, संभावना बहुत कम है। और ये बहुत ही विचित्र बात नहीं है। आप चाइना देख लीजिए, चाइना की भी जो आर्मी, उसका टेक्निकल नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी भी टेक्निकली लॉयल्टी देश की तरफ नहीं है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जो पीपल्स रेवोल्यूशन कहलाया था 49 का, उसको बचाने के लिए है। सो चाइनीज़ आर्मी एग्जिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाइनीज़, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, यानी ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है चाइना में, इनकी जिम्मेदारी रेवोल्यूशन बचाने के लिए है, देश बचाने के लिए नहीं है। अब रेवोल्यूशन देश को कंट्रोल करता है, तो इसलिए वो देश के बॉर्डर्स भी बचा रहे हैं। उसी तरह आप ईरान में देखिए तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ईरान में आर्मी नेवी एयरफोर्स भी है, IRGC की अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट अलग हैं, वो पूरी बॉर्डर्स भी बचाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पे नज़र रखते हैं, बॉर्डर्स देखते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी जब हाल फिलहाल में पिछले साल दोनों देशों ने काउंटर स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक किए थे, तो IRGC का भी रोल था उसमें। वो बॉर्डर भी बचाते हैं और इंटरनली भी वो देखते हैं कि कहीं भी कोई भी इंटरनल मिलिट्री खतरा पैदा ना हो जाए। ईरान में भी कभी कभी टेररिज्म का मामला निकल के आता है, तो IRGC वो भी संभालते हैं, आर्मी भी संभालती है। तो कभी कोई छुटपुट अगर कोई घटना हुई तो आर्मी जाती है। लेकिन जैसे इसको समझने का तरीका ये है, अगर भारत के अंदर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और लोकल पुलिस को भेजा गया है, अगर सरकार को लगता है कि लोकल पुलिस नहीं संभाल सकती तो चलिए मिलिट्री को भेज दिया। ईरान में भी ऐसा होता है कि अगर कोई छोटी मोटी घटना हुई तो ईरानियन पुलिस या ईरानियन आर्मी को भेजा। अगर कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, तो ये दोनों साइडलाइन हो जाएंगे और IRGC के लोग आएंगे, क्योंकि उनकी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग, उनके पास ज़्यादा अच्छा हथियार और उनके पास ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं। तो ठीक है, ईरान के बारे में जिज्ञासा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि संभवतः वहाँ से खबरें उस तरीके से थोड़ी कम आती होंगी, या जनरली मतलब इज़राइल छोटा सा देश है और वो हमेशा खबरों में रहा है पिछले 2 साल से, तो बहुत कुछ हमने इज़राइल पे मास्टर क्लास पहले भी की है, इसलिए ईरान पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। पर जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में आपने थोड़ा सा शुरू में मेंशन किया, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक तो ये भी, इसमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई यहाँ से शुरू करते हुए ईरान को कि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ये फितूर कहाँ से आया? देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिना किसी शक के एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था शुरुआत से लेकर 1990 के दशक तक।
1990 में हमने देखा कि 1990 के दशक में हमने देखा कि अमेरिका का जो रुख था मिडिल ईस्ट की तरफ वो थोड़ा सा बदला, खासकर कुवैत युद्ध के बाद। जिस तरह अमेरिका ने 72-73 देशों की एक गुट बना के इराक पे अटैक किया, और जिस तरह इराक की मिलिट्री को पूरा तबाह किया, इराक की अर्थव्यवस्था को तबाह किया, भले ही इराक और ईरान के बीच मित्रता नहीं थी, लेकिन ईरान के लीडर्स को लगने लगा कि अगर अमेरिका को लगता है कि ज़रूरत है तो वो मिलिट्री को यूज़ करके अटैक कर सकते हैं। ईरान को ये पता है कि इराक के मुकाबले ईरान की मिलिट्री काफ़ी ताकतवर है, ईरान की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ताकतवर है, लेकिन अमेरिका या फिर अमेरिका के साथ और अमेरिका के बिना भी, अमेरिका के सपोर्ट के साथ अगर 2-3 देशों का गुट आता है अटैक करने के लिए, तो वो शायद बहुत लंबे टाइम तक उनको रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ से वो बात होनी स्टार्ट हुई। ये भी लगने लगा, इंटरनली बड़े डिस्कशंस होते थे और पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई एक इस्लामिक बॉम्ब की, कि जितने भी बॉम्ब्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वो क्रिश्चियन बॉम्ब्स हैं या फिर कम्युनिस्ट बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब नहीं। और यही बात पाकिस्तान में भी होती थी। पाकिस्तान ने भी बहुत बार कोशिश करी कि पूरे मुस्लिम देशों को बताया कि चिंता मत करिए, हम हैं आपकी तरफ खड़े हुए, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है जो इस्लाम की रक्षा के लिए हम यूज़ करेंगे। ये हमने कल देखा भी जब ईरान ने भी बोल दिया कि अगर किसी तरह का न्यूक्लियर एडवेंचर करता है इसराइल तो पाकिस्तान हमारी तरफ से रिटेलिएट कर सकता है। अलग बात है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल खारिज कर दी बात, लेकिन वो जो सेंटिमेंट है, वो जो भावना है, वहीं से निकल के आती है कि इस्लामिक बॉम्ब एग्जिस्ट नहीं करता। ईरान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसमें ये 2-3 फैक्टर थे। एक, ईरान की अपनी सुरक्षा। दूसरा, ये गारंटी कि कोई ईरान को कभी इस तरह से धमका ना पाए जिस तरह से मुस्लिम देशों को धमकाया जा रहा था, और धमकाया गया है बहुत सारे देशों में और अटैक भी किए गए हैं। तीसरा, उनको ये लगा कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेने से भी मदद मिलेगी इस चीज़ को हासिल करने में कि ईरान को पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों का लीडर समझा जाए। ये भी बात स्टार्ट हुई, और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही IAEA ने 2002 में ये बताया कि हमें शक हो रहा है, जो देश घबराए उनमें सिर्फ इजराइल नहीं था, उसमें सऊदी अरब भी था, क्योंकि सऊदी अरब को लगा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो हम ईरान के मुकाबले बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो जिन देशों ने क्रिटिसाइज़ किया और आज भी जो छुपकर ईरान को की भर्त्सना करते हैं इस बात पे, उसमें सऊदी अरेबिया भी बहुत ऊपर है। सारे मुस्लिम देश जो आसपास है, अरब देश, वो ईरान के साथ नहीं खड़े हैं इस मामले में, वो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। 2003 में जब IAEA ने ये बताया और रिपोर्ट भेजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वोट हुआ, जिसमें इंडिया ने भी वोट किया कि हम ईरान के खिलाफ वोट करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। वो रिपोर्ट गई UN सिक्योरिटी काउंसिल में, और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन लगाए। अमेरिका को लगा कि ये सैंक्शन उतने स्ट्रांग नहीं, तो अमेरिका ने अपने भी सैंक्शन लगाए। सो हम देखते हैं कि 2003 से 2015 तक UNSC सैंक्शंस अलग चले हैं और अमेरिका के सैंक्शन अलग चले हैं। 2009 के आसपास IAEA को पता चलता है कि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी और है ईरान की, जिसके बारे में अभी तक वेस्ट में पता नहीं था। उसका जगह का नाम है फॉर्दो, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। वहाँ से डर और पैदा हो गया। इस बीच आप देखेंगे कि ईरान के सारे लीडर्स ने लगातार ये बोला बहुत वक्त तक कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन विदेशी ताकतों का शक और पैदा हुआ जब आयतुल्लाह खामेनी ने बीच में एक बार ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं, चलिए आपको संतुष्ट करने के लिए, विदेशी ताकतों को संतुष्ट करने के लिए मैं फतवा जारी करता हूं कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तो इसका उल्टा असर हुआ कि अगर फतवा आप जारी हो रहा है, इसका मतलब अब तक था न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम और आप अब तक हमसे झूठ कह रहे थे। और क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो आयतुल्लाह खामेनी के इस फतवे को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, सारे राष्ट्रपति, सारे विदेश मंत्री हर बार ये कहते हैं कि हमारे तो लीडर का फतवा है कि हम कभी बॉम्ब नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही IAEA मुश्किल सवाल पूछता है, 2002 में पूछे और अभी पिछले हफ्ते पूछे कि ये जो टेक्नोलॉजी मिसिंग है सेंट्रीफ्यूग्स की, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे तो ये टेक्नोलॉजी, ये सेंट्रीफ्यूग कहाँ है, हमें बताइए, हम आपकी बात मान लेंगे। ईरान के पास कोई जवाब नहीं था। और अभी पिछले हफ्ते ही IAEA ने फिर से 20 साल बाद फिर से एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा कि ईरान झूठ कह रहा है और ईरान बम बना रहा है। जितना एविडेंस है, और ये लोग सब प्रो अमेरिका नहीं है, जितना भी एविडेंस मैंने देखा है अब तक,
लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहा है, लेकिन इजराइल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इजराइल का सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल कहता है कि कोई भी देश न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ना रखे। न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर बॉम्ब दो अलग अलग चीजें हैं। कोई देश अपनी संप्रभुता के तहत डिसाइड कर सकता है कि मुझे एनर्जी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, IAEA के इंस्पेक्शन के तहत वो करे ऐसा। इजराइल को हक नहीं बनता कि वो बोले कि कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं पैदा करेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पूरी दुनिया में, सिर्फ इजराइल के लिए दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया के लिए दिक्कत है, क्योंकि पूरी दुनिया की शांति को खतरा है उससे, क्योंकि वो प्रोलिफरेशन का खतरा पैदा करता है। सर, अगर हम ये देखें कि दोनों देशों के बीच में, ठीक है, भौगोलिक दूरी बहुत बड़ी है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की है, पर दोनों देशों के बीच में मिलिट्री स्ट्रेंथ का क्या इक्वेशन है? मतलब ईरान बार बार ये कहता है कि हमारे पास फतेह मिसाइल है, हालांकि इसका अभी कोई प्रूव नहीं हुआ। इजराइल दूसरी तरफ कहता है, कभी एक्सेप्ट उसने नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि नहीं है, लेकिन माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ उसी के पास है। तो दोनों देशों के बीच में हेड टू हेड कैसा मिलिट्री इक्वेशन है? और अगर इसमें अमेरिका की इक्वेशन ऐड होती है ना, जो कि तकरीबन इजराइल के पक्ष में ही जाती दिखती है, ऐसा लोगों का दावा है, तो फिर इक्वेशन कैसे बदलती है? जी देखिए, अगर हम सिर्फ दोनों देशों की सैन्य ताकत को कंपेयर करें, ईरान के पास सेना की संख्या बहुत ज़्यादा है, टैंक्स बहुत ज़्यादा है, तोपें बहुत ज़्यादा हैं इजराइल के मुकाबले, लेकिन क्वालिटी में कम है। अगर हम एयरफोर्स को, दोनों देशों की वायुसेना को कंपेयर करते हैं, तो ईरान कहीं नहीं टिकता इजराइल के खिलाफ। लेकिन क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई सीमा नहीं है, यानी ज़मीनी युद्ध होने के चांसेस बिल्कुल नील के बराबर हैं। अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई हो रही है, जैसे अभी और आगे और भी होती है, तो वो सिर्फ हवाई लड़ाई होगी, यानी एयरफोर्स की लड़ाई होगी या फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स की होगी। एयरफोर्स, अगर आप वायुसेना को कंपेयर करें तो इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन जैसे ही आप मिसाइल्स और ड्रोन्स की बात करने लगते हैं तो दोनों में बराबरी की टक्कर हो जाती है। ईरान ने ये पिछले 2 दशकों में ये कैलकुलेट किया है, और ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने का। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे कल का भी अटैक था, तो इजराइल ने कल पहली बार ये माना कि वो जितने अटैक्स कर रहे हैं ईरान के ऊपर, उसमें कल खासकर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज और लॉन्चिंग साइट्स को टारगेट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान से सबसे ज़्यादा खतरा उस ईरान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से नहीं है, मिसाइल्स और ड्रोन से है। उस मामले में दोनों बराबरी के टक्कर पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल और इसी में, आप एक बार वही नक्शे पर एक बार समझाते कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर बेसिस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि हम जब से खबर आई हम देखते आ रहे हैं, अमेरिका ने कहा कि ईरान बिल्कुल भी सोचे भी नहीं कि हमारे एयर बेसिस पे वो हमला करे, वरना बहुत एस्केलेट हो जाएगा। तो पहले तो ये समझाइएगा कि अमेरिका के एयरबेस मिडिल ईस्ट में क्या, कहाँ हैं और क्यों हैं? भाई, आपको उतनी दूर एयरबेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़। उसके बाद अगला सवाल ये है कि अगर एस्केलेशन होता है, फ़र्ज़ करें कि ईरान ने अमेरिकन एयरबेसिस पे हमला किया, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए एक किस्म की कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाए हुए है कि हम दूसरों के युद्धों में टांग नहीं अड़ाएंगे, पर अमेरिका अगर मजबूर होता है युद्ध में उतरने को, तो इस बात की कितनी संभावना है कि ईरान भी अकेला नहीं रहेगा? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में पिछले 100 सालों में एक चीज़ उभर के आई है कि सुपर पावर। हम भारत की तरफ से भी कई बार देखते हैं कि भारत लेटेस्ट सुपर पावर है, कि भारत एक ग्लोबल लेवल पे पावर बन गया है, कि इंडिया हैज़ अराइव्ड, सुपर पावर बन गया है। तो कई बार ये बात होती है कि आप किसी देश को कब मानेंगे कि वो सुपर पावर है। हमने किताबों में पढ़ा है, बहुत बार ये जिक्र सुना है कि अब तक दुनिया में 2 सुपर पावर रहे हैं, एक संयुक्त राष्ट्र, एक सोवियत संघ हुआ करता था, और एक अमेरिका है अभी भी, और चाइना जल्दी ही सुपर पावर बनने की तरफ जाता है। अब इसमें पॉलिटिक्स होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात होती है। बट जब हम बात करते हैं सैन्य ताकत की बात करें, तो हम एक्चुअली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सैन्य ताकत क्या, कितनी सेना चाहिए आपको कि उसके बाद दुनिया मान सके कि आप सुपर पावर हैं? अमेरिका और सोवियत संघ ने ये माना था कि एक देश तभी सुपर पावर माना जाएगा जब उसकी सेना की पहुंच पूरी दुनिया में होगी। अमेरिका और सोवियत संघ ने 2 अलग अलग अप्रोच लिए। अमेरिका ने अप्रोच ये लिया कि मैं सुपर पावर हूं, मेरी सेना की पहुंच पूरी दुनिया में होनी चाहिए, तो मेरी सेना पूरी दुनिया में रहेगी। उनके पास 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका से बाहर। अब आप तुलना करिए भारत की सेना से। इंडियन आर्मी के डिविजन्स हैं, कि एक वेस्टर्न कमांड है, डिवीजन ही कमांड्स,
कि पश्चिम में जो पूरा भारत का हिस्सा है और बॉर्डर है उसको संभालने के लिए वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, सदर्न कमांड है। हमने अपने पूरे देश को कमांड्स में बांटा हुआ है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को कमांड में बांटा हुआ है। उनके अफ्रीका कमांड अलग है जिसको अफ्रीकॉम कहते हैं, मिडिल ईस्ट की कमांड अलग है, पैसिफिक कमांड अलग है, यूरोपियन कमांड अलग है। तो आप उनकी मानसिकता देख सकते हैं। और वो इस बात पे कभी रुक के सोचते नहीं कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है। उनको लगता है यही नेचुरल चीज़ है, हम तो सुपर पावर है, हमारी सेना को तो होना ही है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम ही ग्लोबल पुलिसमैन हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई दिक्कत होगी लोग हमारे ही पास आएंगे, और जो जाते भी हैं कई बार। अब चाइना अपने आप को सुपर पावर की तरफ देख रहा है, तो चाइना को भी लगता है कि यही चाहिए हमें। हम जो बार बार खबरें देखते हैं ना कि चीन की पनडुब्बी हिंद महासागर में आई, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को भी लगता है कि उसको एक सुपर पावर तभी समझा जाएगा जब उसकी सेना पूरी दुनिया में ऑपरेट करने की ताकत रखेगी। चाइना ने अपना पहला देश के बाहर अपना जो मिलिट्री बेस है वो उन्होंने अफ्रीका में बनाया, जिबूती में। और इसी पे तुलना करिए, अमेरिका का शायद उस टाइम 823 थे और चाइना का पहला, और अमेरिका यहीं से कहने लगा कि ओ चाइना शायद हमें टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, कहाँ 824 कहाँ 1। और अमेरिका, कई बार हम ये बोलते हैं जिसके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें निकलती, बट कई बार ये कहा जाता है कि अमेरिका की मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी में कई बार एक दूरदर्शिता हमें दिखती है जो और में नहीं दिखती है। तो वहाँ के थिंकर्स, एकेडमिशियंस अभी से बात करने लगे कि इसको कैसे काउंटर करेंगे। एक तरफ 824, एक तरफ 1, बट काउंटर करने की बात हो रही है। कल की जो हमने न्यूज़ देखी कि एक ब्रिटेन का F-35 केरल में लैंड किया, वो क्या कर रहा था यहाँ? वो ब्रिटेन का यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया में, यहाँ से उड़ा था। वो ब्रिटेन से नहीं आया था, वो यहाँ से उड़ा था। जो भी देश इतिहास में पिछले 150 सालों में कभी भी जिसने ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि वो सुपर पावर बने, उसके मिलिट्री बेसेस होते हैं। अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट में सेंट्रल कमांड के अंदर बेसेस हैं। कुवैत में बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया में बेसेस हैं, बहरीन में है, जो ये छोटा सा देश है इधर, बहरीन में है, कतर में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ओमान में है। ये हर जगह अमेरिका के बेसेस हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, हमारे इंटरेस्ट्स को खतरा हो। अब उनका इंटरेस्ट को डिफाइन करने का तरीका बहुत ही ब्रॉड है, बट उनको लगता है कि हमारे सिटीजन्स पे, हमारे नागरिकों पे अटैक हो जाए, हमारे किसी जहाज़ पे अटैक हो जाए, हम कहीं से तेल मंगा रहे हैं उस पे अटैक हो जाए, हमारे किसी मित्र देश पे अटैक हो जाए, तो हमारी सेना वहाँ होनी चाहिए ताकि हम अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? ईरान के पास बहुत सारे टारगेट्स हैं और बहुत कम दूरी पर हैं। सबसे पास जो टारगेट्स हैं वो इस एरिया में आते हैं कि ईरान चाहे तो बहुत जल्दी यहाँ अटैक कर सकता है। ज़मीन पे इन अमरीकी बेसों के साथ साथ इस पूरे एरिया में, गल्फ ऑफ ओमान या हिंद महासागर में, हमेशा ही, अमूमन हमेशा कोई ना कोई अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी रहता है। वो भी एक टारगेट हो सकता है। अमेरिका का जो मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास काफ़ी नेवी के, अब अमेरिका की सेना में आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, और साथ साथ उनके मरीन एक अलग होता है जिनकी ट्रेनिंग इस तरह होती है कि वो समुद्र से जाके कहीं और अटैक करेंगे। तो यहाँ जो बेसेस हैं वो आर्मी के भी बेसेस हैं, मरीन्स के भी बेसेस हैं। उनके पास अपने जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनके पास अपने वायुसेना के भी जहाज़ हैं। हाँ, तो इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि अगर ईरान इन बेसिस पर हमला करता है या किसी भी वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ता है, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा क्योंकि पता नहीं है आखिरी बार इस तरह का वॉर कब देखा था जो हमने, तो ईरान की, क्या ये कहा जा सकता है कि तब ईरान भी अकेला नहीं रहेगा क्योंकि उसकी रशिया और चाइना से बहुत अच्छे रिश्ते हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे रशिया और चाइना अभी से ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में देखा कि कैसे रशिया और चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया इजराइल को। हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में देखा कि किस तरह चाइना की अगुवाई में इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया गया और कहा गया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ अगर ईरान का युद्ध होता है तो चाइना और रशिया डायरेक्टली सैन्य तौर पे इन्वॉल्व होंगे? मुझे नहीं लगता। रशिया पहले से ही यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिसको उन्होंने छोटा सा मिलिट्री एक मिलिट्री प्रोजेक्ट की तरह लिया था। वो तकरीबन 3 साल होने को है, अभी तक वो जीतते दिख नहीं रहे हैं।
चाइना नहीं चाहता अमेरिका के साथ उलझना अभी, क्योंकि चाइना की अपनी कैलकुलेशन ये है कि अभी वो सैन्य तौर पे उतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि वो सीधा अमेरिका के साथ टक्कर ले सके। अगर वो मौका कभी आएगा तो वो ताइवान के ऊपर सबसे पहले आएगा बनिस्बत किसी और देश के, क्योंकि वो चाइना के लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो सैन्य तौर पे रशिया और चाइना नहीं आने वाले। वो पैसा ज़रूर देंगे वो पैसा ज़रूर देंगे ईरान को, वो हथियारों की भी बिल्कुल सप्लाई कर सकते हैं ईरान को, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाले। क्योंकि बात अभी रशिया के ऊपर हो रही थी, तो ये भी आरोप लगते हैं रशिया पे कि रशिया बहुत कोशिश कर रहा है कि ये जो मुद्दा है वो थोड़ा एस्केलेट हो, थोड़ा और चर्चा में, ताकि लोगों का ध्यान यूक्रेन और रशिया के युद्ध से हटे। तो इसमें अगर ये चीज़ मध्यस्थता अगर होती भी है, अगर वो बीच में आता भी है रशिया, तो इसमें रशिया का क्या फ़ायदा होगा, और ओवरऑल एक्चुअली किस कंट्री के पास ये असल में ताकत है कि वो इस मुद्दे को सुलझा सकती है और सॉल्व कर सकती है? जी देखिए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही ऑफर दे चुके हैं वो मध्यस्थता का, और बिना किसी सरप्राइज के डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो बड़े खुश होंगे अगर उनके प्रिय मित्र पुतिन बीच में मध्यस्थता करते हैं। रशिया का ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ईरान रशिया के ऊपर विश्वास करता है और वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर रशिया मध्यस्थता करे। लेकिन यही बात हम इजराइल के लिए नहीं कह सकते। इजराइल रशिया पे उतना ट्रस्ट नहीं करता है। संबंध हैं दोनों के बीच, लेकिन इजराइल कभी भी रशिया की मध्यस्थता नहीं चुनेगा। इजराइल के लिए बेस्ट केस सिनारियो है कि अगर अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान तो अमेरिका को इजराइल के साथ खड़ा हुआ देखता है। एक ऐसा देश जिसके साथ दोनों के संबंध अच्छे हैं, जिसने JCPO के केस में भी मध्यस्थता करी थी 2015 में, वो है जर्मनी। सो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी जो चीफ हैं, या तो वो डायरेक्टली या फिर जर्मनी एक ऐसा उम्मीदवार बनता है जिस पे दोनों देश इस हद का विश्वास रखते हैं कि वो मध्यस्थता कर सके। क्या किसी भी देश को मध्यस्थता से फ़ायदा मिलेगा? मुझे लगता है कि अगर जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं तो वो एक ऑनेस्टी के बेसिस पे करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए नहीं। रशिया अगर आता है, अमेरिका आता है, चाइना आता है, तो ये तीनों देश ऐसे हैं जिनका हर एक कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी अपनी नैरो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए होता है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन, जैसे भी मध्यस्थता पे बात चल रही थी, तो इफ़ इन केस अगर एस्केलेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा डिप्लोमेटिकली, उसके अलावा जो फाइनेंशियल असर, जो बर्डन आएगा ग्लोबली भी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि उस रीजन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा डेंट, तो वो किस हद तक हो सकता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है आम लोगों को भी? देखिए, जहाँ तक भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड की बात है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है, आज उन्होंने साइप्रस में ये कहा कि ये लड़ाई का एज नहीं है, दिस इज़ नॉट द एज ऑफ वॉर। वही इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड है। इंडिया ये चाहता है और हर केस में इंडिया ये कहता है कि लड़ाई के बजाय डिप्लोमेटिक या फिर बातचीत के तरीके से ही मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए, और हर मुद्दे को ऐसे ही सुलझाना चाहिए। लड़ाई कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो, असर होने लगा है। हमने देखा है कि पहले शेयर मार्केट में गिराव आने लगा है। जब भी इस पूरे रीजन में कोई तनाव होता है तो ऑयल और गैस के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर इन्फ्लेशन पे होता है। आम आदमी की जेब पे असर पड़ता है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो इंडिया के कुछ बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पूरा इस रीजन से होते हुए जाता है, जो इजराइल से होते हुए जाता है, हाइफा पोर्ट से जाता है। इजराइल के भूतपूर्व राजदूत थे इंडिया में, जो अब अदानी हाइफा पोर्ट के चीफ हैं। तो वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो और डिले हो जाएगा। वो इजराइल गाज़ा युद्ध की वजह से पहले ही डिले हो रहा है। अगर ये कन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो वो और डिले हो जाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जब साइप्रस में थे तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर भी बात करी, क्योंकि उन्हें पता है कि साइप्रस एक इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है उस पूरे IMEC प्रोजेक्ट में। तो इस पूरे रीजन के साथ हमारा जितना ट्रेड है और इस रीजन से होता हुआ जितना ट्रेड हमारा यूरोप की तरफ जाता है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब मंडराते रहेंगे, और उसका डायरेक्ट असर हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट कॉस्ट्स पे जाएगा। जितना हमारे यहाँ से निर्यात महंगा होगा, उतना ही हमारे पास विदेशी पूंजी की कमाई कम होगी, उतना ही हमारे लिए आयात मुश्किल होंगे, और वही कड़ी में चलते चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारे देश में। तो आम आदमी पे असर ये होता है कि अगर ये लड़ाई कंटिन्यू हुई तो महंगाई बढ़ सकती है।
सर एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, ये अमीर अजीमी साहब ने लिखा है, बीबीसी पर्शियन के वो एडिटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि some might see the safest way out for Iran as continuing to engage in negotiations with the US and aiming to de-escalate from there. पर आगे वही लिख रहे हैं कि इसका मानी ये होगा कि अगर, चूंकि ईरान के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, बट ईरान के पास बहुत बेटर एयर डिफेंस सिस्टम है, और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उन्होंने शुरू से बहुत इन्वेस्ट भी नहीं किया, मिसाइल्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया उन्होंने। अब ईरान के पास एक विकल्प ये है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत की मेज़ पर आए, जो अमेरिका भी चाहता होगा, पर उसका मानी ये होगा कि हार मान ली है, और वो ईरान जैसे मुल्क के लिए जो बहुत गैरत वाला मुल्क है कि हम सो अब गोइंग फॉरवर्ड आप इसलिए आपको इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये अभी कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, या ये वो मौका आना ही है कुछ समय बाद जब ईरान को बातचीत के लिए तैयार होना पड़ेगा? देखिए, ईरान के सरकार के पास कोई भी अच्छा विकल्प नहीं है। वो ये जो मिलिट्री लेवल पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बहुत लंबे टाइम तक खींच के नहीं रख सकते। उनको ज़्यादा नुकसान होगा, उनके यहाँ जान माल की हानि ज़्यादा होगी बनिस्बत इजराइल के, और जितना वो इजराइल की मिसाइल डिफेंस को भेजते हुए जितनी ईरान की मिसाइल्स इजराइल में लैंड करेगी, उसके कई गुना इजराइल पनिश करने के लिए ईरान पर अटैक करेगा। जितना ईरान के अंदर जान माल की हानि होगी, उतना ही खतरा पैदा होता है कि ईरान की जनता अपने लीडर्स के खिलाफ और आवाज़ उठाने लगेगी। तो ईरान के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचता, और इसीलिए ये लगता है कि जल्दी ही वो सिचुएशन आएगी जब ईरान को डी एस्केलेट करना पड़ेगा। ईरान की सरकार के पास, ईरान के सुप्रीम लीडर के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि कोई एक फ्रेंडली मुल्क, कोई एक मित्र मुल्क ऑफर करे, और ईरान ये दिखाए कि चलिए हम पूरे रीजन की शांति के लिए अपने गुस्से को साइड करते हुए भी हम इस समझौते की बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। भले ही वो खुद चाहे, लेकिन वो ये कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कहना, जैसा आपने पूछा, जैसा आपने कहा भी अभी, हार मानने जैसा होगा। सो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये होगा कि ईरान डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। इजराइल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि आपने कर दिया आपको जो जो करना था, अब आप डी एस्केलेशन करने के लिए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्टार्ट करिए। सर, हिस्टोरिकली इंडिया का ईरान से भी और इजराइल से भी दोनों से रिश्ते जो हैं अच्छे रहे हैं। अगर हम फिलहाल जियोपॉलिटिकली देखें तो भारत के हित क्या हैं दोनों देशों में, ईरान में और इजराइल में, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है और ऐसी कोई स्थिति आती है जहां भारत को पक्ष लेना हुआ, तो किसका साथ देना भारत के लिए ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा सही होगा? भारत की विदेश नीति के लिए ये एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल होगा। भारत पूरी उम्मीद करेगा कि उसे कभी भी किसी एक देश की तरफ स्टैंड ना लेना पड़े, ना तो उसे इजराइल के खिलाफ ईरान का सपोर्ट करना पड़े, ना ईरान के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट करना पड़े। इसीलिए हमने देखा कि कैसे भारतीय विदेश नीति एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने एब्सटेन किया, इजराइल के खिलाफ वोट नहीं किया जब गाज़ा में शांति समझौते की बात पे रेजोल्यूशन था, बट इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजराइल को क्रिटिसाइज़ करता हुआ जो पूरा एक स्टैंड था, उसके भी खिलाफ गए और कहा कि ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के खिलाफ जाता है। भारत ये उम्मीद करेगा कि ये कन्फ्लिक्ट जल्दी ही डी एस्केलेट हो और इसका एक शांतिपूर्वक समझौता निकले, और हमें वो कदम उठाना ही ना पड़े, कभी वो मौका आए ही ना कि हमें एक या दूसरे देश के साथ जाना पड़े। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन, हमेशा की तरह आपसे बात करके चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। ललन टॉप के दर्शकों, आप भी बताइएगा कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, और मास्टर क्लास में आप और कौन कौन से विषयों पर चाहेंगे कि बातचीत हो, चर्चा हो। शुक्रिया।